तो हेलो एंड वेलकम टू द सरकास्टिक शो। आपने देखा होगा मस्ती करते हुए एक नई शुरुआत हो रही है। सबसे पहली गेस्ट है मोस्ट ब्यूटीफुल। नाराज तो मैं बहुत हूँ। प्रोफेसर इन जूलॉजी, देशबंधु कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में। पहले से ये पता था कि आपको प्रोफेसर बनना है, बायोलॉजी में जाना है? आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ने फिर क्या मोटिवेशन मिला, क्योंकि पीएचडी तो बहुत लंबी जर्नी है। लड़की को मतलब एक लिमिट कर देता है कि इतना एज के अंदर सब कुछ कर लेना है कि कैसे कन्विंस करना है कि शादी को डिले करें। अभी तुम्हारा कैरियर डिसाइडेड नहीं है कि उन्होंने कहा ये गाने की कंपोजिशन के टाइम उन्हें देशबंधु याद आ रहा था। जब मैं टॉप किया, शी केम एंड हग्ड मी। मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में आप क्या एक डिफरेंस देखते हैं? एक डीयू प्रोफेसर कितना कमाता है? अच्छी चलती है। We earn in lakhs। एक जो ये वाला कल्चर है यूथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक हेल्दी रिलेशन अच्छा होना चाहिए, खाली टाइम पास के लिए नहीं। किसी का रिलेशनशिप एक महीना चला। वो डिप्रेशन जो होता है वो तभी होता है कि जब वन साइडेड हो। बी को उसमें फीलिंग आ चुकी है और उसको लग रहा है कि हाँ ये दिस इज वर्किंग फॉर मी, इसने मेरे को धोखा दिया है। क्या किस तरीके से इसमें मूव ऑन किया जाएगा? आपको जहाँ बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाओ वहाँ पे कमिटमेंट होनी चाहिए। स्मोक करना शुरू कर दिया, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। कई लोग, मैंने सुना एक दो बच्चों को बंदा इस तरह से, है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हम इंडियन हैं, हम अपनी संस्कृति हमारी अलग है, हमारी फैमिली वैल्यूज अलग है। ये अपना सिचुएशन बता रहा है। लड़का लड़की दोनों के लिए कट कर देंगे। ये मेरा वाला पॉइंट थोड़ा कट कर देंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू द सरकास्टिक शो। और अब तक आपने हमको जितनी भी वीडियोस में देखा होगा, आपने देखा होगा मस्ती करते हुए, शरारतें करते हुए और ज़्यादातर फन चीज़ें करते हुए। तो आज एक नई शुरुआत हो रही है, एक हमारे सेम टैग से सरकास्टिक। पहले हमारा सरकास्टिक ब्लॉगर था, अब सरकास्टिक शो हो गया है। और हमारे इस अमेजिंग शो की सबसे पहली गेस्ट है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट स्मार्ट, इंटेलिजेंट। वेलकम परीक्षा। तो मैम आज अब जो आए हो, अब नाराज़ तो नहीं हो? नाराज तो मैं बहुत हूँ, है ना। पर स्टूडेंट्स के लिए कभी भी कहीं भी, है ना। तो मैम अगर इंट्रोडक्शन की बात हो ना, तो आपसे बेटर आपके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। और इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। So first of all, I want to thank these students for this innovative idea, right? So if I talk about myself, I am a passionate teacher, and my identity is Dr. Varsha Baveja, and professor in zoology, Deshbandhu College, University of Delhi. So I am teaching since 1988, with some break in between. But if you see my teaching career, so it is more than 35 years, right? Really? So my first teaching, I started my teaching in October 1988. 1998? 88. अच्छा 88. हमारा तो अंश भी नहीं था तब। हाँ, तो ये चीज़ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, बट नाउ उनसे आप सीख के 35 साल का एक्सपीरियंस आपने गेन किया। तो मैम क्या आपको पहले से ये पता था कि आपको प्रोफेसर बनना है, बायोलॉजी में जाना है, या फिर बाद में कोई ऐसी मोटिवेशन मिली? नहीं, तो उसका क्या रीज़न? if I talk about my childhood, so that time I was more interested in physics, maths and chemistry. But that time क्या होता था कि पेरेंट्स का हमेशा एक प्रेशर होता था कि जो बॉयज़ हैं वो इंजीनियरिंग साइड में एंड गर्ल्स आर इन द बायोलॉजी साइड, राइट? सो डॉक्टर्स, सो आई हैव गिवन one attempt rather as a PMT, है ना। उसके बाद फिर छोड़ दिया कि नहीं, अगर डॉक्टर ही बनना है तो वी कैन डू PhD एंड गेट द डॉक्टरेट डिग्री। फिर उसके बाद उसी लाइन में हम आगे बढ़ते चले गए। मैम आपका फिर PhD कब कंप्लीट हुआ? PhD मेरा 1990,
तब भी तुम लोग पैदा नहीं हुए होगे। आपके और इसके बीच में इनके बीच में एक चीज़ कॉमन है कि जो आप ये बोल रहे हो ना कि पीएमटी नहीं हुआ तो उससे डॉक्टर ज़रूरी नहीं है उसी से डॉक्टर बने, है ना, पीएचडी से भी बना था, तो वो भी सेम इसकी भी आइडियोलॉजी है। तो इसके बारे में क्या मैच कर रहा है? नहीं मतलब आइडियोलॉजी से भी मैच कर रहा है कि मतलब पहले तो नीट का तैयारी वगैरह जो भी था तो वही तक नीट से अगर नहीं हुआ तो पीएचडी से डॉक्टर लगा ले टाइटल। और इसके लिए तो ये चीज़ हो रहा है कि इसके जो मम्मी पापा दोनों वो दोनों प्रोफेसर हैं, तो वो भी चाहते हैं कि ये उसी लाइन में जाया करें। तो आपके भी आपके नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी एकेडमिक्स में नहीं था। इंजीनियर्स आर देयर एंड मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स तो इसकी या कोई- बिजनेसमैन। आई एम द ओनली वन इन टीचिंग प्रोफेशन। आपने फिर तो बचपन से देखा होगा बिजनेस लेवल की जो चीज़ें होती हैं। अच्छा मैम आप अपने Sometimes I assist my father also in the business. अभी भी? अभी नहीं। Now my father is no more. अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या बिजनेस था उनका, अगर आप बताएं? उनका शूज़ का बिजनेस। अच्छा अच्छा वो अभी है या फिर नहीं अब अच्छा अब नहीं चल रहा? अच्छा। तो फिर उनकी जो वो थी लाइन आपने ब्रेक करी कि हाँ मैंने ब्रेक किया बिकॉज आई लव टीचिंग ऑल्सो, राइट। आई लव इट बिकॉज आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड आई एन्जॉय इंटरेक्टिंग विद यंग जनरेशन। फिर उसमें आपने फिर क्या मोटिवेशन मिला, क्योंकि पीएचडी तो बहुत लंबी जर्नी है। सो जो मेन इंटरेस्ट मेरा बायोलॉजी और स्पेशली एम्ब्रियोलॉजी में अगर आप कहोगे आया ना, बिकॉज यू नो आई टीच फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी कोर्सेज, राइट। सो जो मेरा मेन इंटरेस्ट आया दैट इज इन ग्रेजुएशन टाइम, राइट, when I met or attended the classes of Professor Dua, K.K. Dua of the Albach Educational Institute. He was very good teacher, very passionate, very good teacher. तो उससे में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती है। किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तभी आता है जब वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करता है ना, उसको बहुत अच्छे से इम्बाइब करता है, तभी उसको। तो वो एक टीचर थे, उन्होंने हमारे अंदर ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया, जैसे होता है ना कि बस हम क्लास में ही सब कुछ सीख गए, कभी हमें बुक से नहीं पढ़ना पड़ा। और अगर मैं दयालबाग की बात करूँ तो उस समय मैंने किया था ग्रेजुएशन 83 में, और उस समय वहाँ पर वही कोर्सेस है जो आजकल आप लोग NEP में पढ़ रहे हो, है ना। मेजर था, मेजर सब्जेक्ट था, माइनर सब्जेक्ट था, फैकल्टी इलेक्टिव था, नॉन फैकल्टी इलेक्टिव था, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज थे, राइट। तो उस समय हमारे पास एक रिसर्च के भी टॉपिक्स होते थे, तो हम जाके रिसर्च करते थे। तो वो एक पीरियड था जब हमारे अंदर एक रिसर्च का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वी यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी टू कंसल्ट जर्नल्स। मतलब उस समय आप सोच भी नहीं सकते, कोई ईमेल नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, और उस समय लाइब्रेरी में बैठ के हमें जर्नल एक्सेस करना, तो वो हमारे प्रोफेसर्स ने सिखाया उस समय। तो वहाँ से एक बायोलॉजी की तरफ एक अलग जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और लगा कि नहीं अब तो मुझे एक टीचर, एक अच्छा टीचर बनना ही बनना है। तो जब आप ये पीएचडी कर रहे थे उसमें कैसा एक्सपीरियंस आपका? पीएचडी का एक अच्छा है, क्योंकि उसमें पीएचडी में आपको पेशेंस चाहिए, है ना, एक मेहनत चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो मुझे था कि जल्दी से जल्दी मुझे पीएचडी के घर का भी प्रेशर होता है, उस समय का पीरियड समझ सकते हो, है ना, कि घर का भी प्रेशर होता है कि लड़की है, शादी करनी है। तो मुझे भी था, तो दिन रात लग के हमने वहाँ पे उस समय पीएचडी का काम किया। शादी से पहले पीएचडी किए थे? शादी से पहले ख़त्म कर लिया। पहले कर लिया। हाँ, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट थी कि पीएचडी के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कितनी एज में हुई आपकी शादी? मेरी 26। और ये कब की बात है? मेरी 90 में मैरिज हुई, 90 में पीएचडी अवार्ड हुई, है ना। मतलब 90 में आप 26 तक रुक गए थे, ये भी हाँ। उस टाइम के हिसाब से तो नॉर्मल ही है ना। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, वो वेरी सपोर्टिव, है ना। तो
पर अभी अब देखोगे ना करंट भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आया नहीं है, मतलब जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो इस चीज़ को हमारे साथ शेयर करते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है टाइम, है ना, ये चीज़ें बोलते हैं कि कम टाइम है, बीएससी हो जाए 3 साल की या 4 साल की हो। लड़की को मतलब एक लिमिट कर देता है कि इतना एज के अंदर सब कुछ कर लेना। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि लड़के को एक फ्रीडम देनी चाहिए। जैसे मेरे घर में भी ड्यूरिंग मास्टर्स प्रेशर आ रहा था कि अब छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई अब। तो जब मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उस समय फिर वो कूल हो गए कि नहीं, अब तो तुम अपना ख़त्म कर लो अपनी पीएचडी, उसके बाद ही हम तुम्हें कहेंगे। हम लोग तरफ कि पहले शादी कर लो, शादी के बाद जितना पढ़ाई करना हो कर लो। नहीं, मेरे पेरेंट्स को बहुत था कि हमारे बच्चे सारे पढ़े लिखे हों, है ना, तो मेरे सब भाई बहन सब बहुत अच्छी प्लेस्ड है। मतलब उस समय आईआईटी वगैरह क्रैक करना मेरा ब्रदर जैसे, तो उन्होंने वो भी किया, तो मतलब बड़ा अच्छा रहा। मतलब आपके पास जो माहौल था वो वैसा ही था हाँ, कि हाँ, क्योंकि मेरे जब मदर फादर बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे उस टाइम के, वो मम्मा 8th पास थी, है ना, फिर पार्टीशन हो गया तो उनकी पढ़ाई बीच में रुक गई, पर उनको था कि मेरे बच्चों को खूब अच्छा मैंने पढ़ाना लिखाना। तो फिर अगर हमारे दर्शकों को बताया जाए कि कैसे कन्विंस करना है कि शादी को डिले करें, तो आज 2024 के हिसाब से आप क्या एडवाइस देंगे? नहीं, पहले तो पेरेंट्स को ही मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि बच्चे तो ज़्यादातर फोकस्ड होते हैं कि हमें ये करना है, पर कई बार पेरेंट्स नहीं मानते, है ना, तो पेरेंट्स को मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि आप बच्चों के ड्रीम्स को फुलफ़िल होने के लिए उसमें हेल्प करो, उनका साथ दो, उनका सपोर्ट करो, ताकि वो एक अपना एम को अचीव कर पाए। और ये एक्चुअली ना ये लड़कियों की नहीं, सिर्फ लड़कों में भी होता लड़कों में भी है, क्योंकि हमने देखा हमारे पहले बैचेस में 1-2 लड़के ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी शादी हो गई, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा कि नहीं अभी हाँ जॉब करने का प्रेशर है, उसके बाद जल्दी से कोई जॉब कर ले। या फिर फैमिली बहुत वेल ऑफ है, उनका अपना बिजनेस है, तो वो कहते हैं अब बस हो गई ग्रेजुएशन, शादी लायक हो गया कि शादी में लिखने लायक हो गया कि बच्चा ग्रेजुएट है, तो अब आ जाओ अपना बिजनेस संभालो और शादी कर लो ना। तो अभी भी है, पर मुझे लगता है कि शादी की भी एक एज होती है जब आप मैच्योर होते हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, है ना। तुम लोगों ने भी देखा होगा जब बचपन से आप बड़े हो रहे हो तो कितना आपके थॉट प्रोसेस में भी चेंज आता है ना। जो आप 12th में थे और जो आप ग्रेजुएशन में हो, इन 2 सालों में भी आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज दिखाई दिया होगा, है ना। तो वो मैच्योरिटी विद एज आती है। तो शादी ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक बच्चा हो जाए, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए तब वो शादी, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अपने सारे गर्ल स्टूडेंट्स को, सारे अपने जो जूनियर्स हैं सबको ये कहती हूँ कि गर्ल्स शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर गोइंग टू मैरी। जब फैमिली जितनी मर्जी वेल ऑफ हो तो गर्ल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे वो जॉब करे ना करे, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए कि उसके पास अपना अपना पैसा। तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे स्टूडेंट थे वो बताइएगा तो। मतलब एक सीरियस स्टूडेंट थे, मतलब आपने शरारती थे। हमको ऑब्जर्व किया होगा कि करते हैं चीज़ें, तो आप उस चीज़ से कैसे रिलेट या फिर अपने आप को कैसे मैं ज़्यादातर एडवेंचरस नहीं हूँ, है ना। कहीं भी कोई चैलेंजेस आए तो उसमें कूद जाते थे बड़ी जल्दी, है ना। तो शरारती होंगे थोड़ा। हैं शरारती भी, बट पढ़ते में भी सिंसियर थे, है ना, कि अपने सारे काम, जैसे मैंने कहा हम लोग प्रोजेक्ट्स से पूरी शाम रात तक, क्योंकि हमारे 24 आवर्स लाइब्रेरी खुली होती थी और हम लोग हॉस्टलर्स थे, तो वहाँ पर पूरे टाइम जाना, जर्नल एक्सेस करना, और उसके अलावा अपने शरारतें भी खूब की हैं। और थोड़ा सा मेरा स्पोर्ट्स में भी था, एडवेंचरस थी, पर स्पोर्ट्स को कभी कैरियर नहीं बनाया, बहुत लॉन्ग परस्यू भी नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडीज़ आई में से, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा हमारे ऊपर होता था ना प्रेशर कि स्टडीज़ का ज़्यादा है, स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज़ है, राइट। तो स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सेकंड कर देते थे, बट आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। जैसे ग्रेजुएशन में नहीं, बचपन में तो मैंने सारे ही ऑलमोस्ट खेले हैं, सॉल जाम, शॉर्ट पुट, जैवलिन, है ना, सब कुछ किया, हाँ। लेकिन ग्रेजुएशन में मैं वॉलीबॉल टीम में थी यूनिवर्सिटी की, इसमें आयरनी को देखो, कुछ नया पता चल रहा है। मतलब जेवलिन समझ रहे हो आयुष, मैंने जेवलिन भी खेला और हम
हम क्या करें। पर पर्सनल बेसिस पे मैं खो खो में अच्छा था, और फुटबॉल में जो गोलकीपर वाला पार्ट होता है ना, वो उसमें मैं इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं थोड़ा ना दिमाग ज़्यादा चलाता हूँ हैं, तो पर मेरे को उसमें भागना नहीं होता था क्योंकि फील्ड में तो भागना होता है। मैं होता था गोलकीपर पे क्योंकि मैं आराम से खड़ा रहूँगा, आएगा तो ठीक है, देखा जाएगा। अब ये करते करते ना मैं इतना अच्छा उसमें ट्रेन हो गया कि मैं बेस्ट गोलकीपर बन गया था अपनी क्लास का। सो यार खेलना तो ज़रूरी है, पर वर्ल्ड में अगर देखा जाए आयरनी के हिसाब से जो स्पोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं टॉप पे चल ही रहा है। नहीं, अब चल रहा है ना, उस समय का माहौल देखो ना, 80-90s का है ना। उस समय पेरेंट्स को होता था या तो बच्चा पढ़ ले बस, क्योंकि अगर हम फील्ड्स में होते थे तो स्पोर्ट्स टीचर की डिमांड होती थी कि आप फील्ड में ही रहो। उधर सब्जेक्ट टीचर डांटती थी अगर आप क्लास में नहीं जाओ, तो फिर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और उस समय स्कूल में ये भी देख रहे थे जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे, जो स्टेट वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते थे या कम हो जाते थे, वीक थे, वो सब्जेक्ट नहीं क्लियर कर पाते थे, एक क्लास को 2-2 3-3 बार में क्लियर करते थे। तो हमारे ऊपर फिर होता था, हम क्योंकि एक मम्मी का भी और सबका था, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट आते थे, तो एक वो था, वो भी मेंटेन करके चल रहे हैं कि हमेशा फर्स्ट आता है, है ना। तो फर्स्ट आना है तो फिर आप स्पोर्ट्स में थोड़ा सा जहाँ टाइम मिला थोड़ा कर लिया स्पोर्ट्स में, तो फिर धीरे धीरे छूटते ही चला गया। पहले तो उतना मतलब खेलने भी नहीं दिया था, बोला जाता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो अब तो खैर ये सब चेंज नहीं, हो गया फैसिलिटीज़ बहुत थी हमारे स्कूल में। मैंने कहा कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं था जो हमारे स्कूल में नहीं था, हमको सारी फैसिलिटीज़ थी। पर वही था कि उसको हम कैरियर और आगे परस्यू नहीं कर पाए। तो आप मतलब फर्स्ट आते थे? हैं? हाँ, Studies फर्स्ट में? है ये तो मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे। मेरे सिर्फ एक ही बार मैथ्स में फुलाए थे 8th क्लास में। मैथ्स कुछ खास पसंद नहीं था, पर मैं बायोलॉजी को अच्छे तरीके से देखता था, मतलब मैं उसको ना जी सकता हूँ, काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन जो चलती है उस चीज़ को, वो मैं कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से करते थे या कुछ रट्टा होता है? और आई एम डेडली अगेंस्ट रटाफिकेशन, है ना, कि ये रटने का, और मैं सबको कहती भी हूँ ये मिथ है कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है। बायोलॉजी एक अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट है। अक्सर पब्लिक में ये है कि अरे बायोलॉजी ओ सो मच रटा एंड दिस ऑल दिस। नहीं, रटने का सब्जेक्ट नहीं है ये, अगर आप इसको समझ लो। और ये हमारे टीचर्स ने सिखाया, चाहे हमारा हिंदी मीडियम था, हमारे स्कूल के टीचर्स सारे जो साइंटिफिक टर्म्स थे वो इंग्लिश में ही कराते थे और उसका प्रॉपर मीनिंग समझाते थे, तो उससे वो वर्ड्स अपने आप ही इम्बाइब होते चले गए। हमने कभी रटा ही नहीं, और इसीलिए शायद हम हिस्ट्री वगैरह में उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें रटना पड़ता था कि वो डेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ना। हाँ, तो वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रटना पड़े, मतलब अपने साइंस सब्जेक्ट्स को तो मैंने कभी नहीं कर पाई। अभी कोचिंग में तो सब्जेक्ट भी था, उसी में इंटरेस्ट था मेरे को। हाँ, तो आजकल की जो कोचिंग होती है ना, उसमें तो रूल ही यही होता है कि तुमको तो रटना। नहीं, ये गलत चीज़ है, हाँ, गलत गलत है। चीज़ है। टीचर्स को अब सीखना चाहिए कि बच्चे को कैसे अंडरस्टैंड कराना है, और यही अक्सर तुम लोग के साथ मैं क्लास में भी कहती हूँ, क्लास में बच्चा अटेंटिव है तो उसको कभी रटना पड़ेगा ही नहीं, कि वो अगर एक एक टर्म को अच्छे से समझ ले तो उसको अपने आप ही याद हो जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आपको उतने एफर्ट डालने ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जैसे मैं अपने बच्चों को, अपने मेरे 2 बेटे हैं, तो उनका भी अगर मैं देखती हूँ, मैंने कभी उनको रटते हुए नहीं देखा, है ना। क्योंकि जब स्कूल से ही, बचपन से ही मैंने कभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला पढ़ने का। उन्होंने कहा नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, है ना, खेलने जाना है खेलने चले जाओ। तो कभी उनको ये ज़बरदस्ती नहीं बिठाया पढ़ने के लिए। तो बच्चे का डिसलाइक कहाँ से शुरू होता है? जब उसको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बिठाया जाता है ना। या तो मेरी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो बच्चों के साथ बात करते करते ही पढ़ा दिया, उनको लग रहा है कि हमारे से बातें कर रहे हैं और पता चला पूरा सब्जेक्ट पढ़ गए, है ना। तो इस तरह से मतलब हमने बातें करते करते ही ऐसे हो गया, और बच्चे ने जिस समय रेजिस्ट किया कि मुझे नहीं पढ़ना, जाओ जाओ खेलो। ये पॉइंट में बहुत अच्छा लगा कि प्रेशर जैसे नहीं दिया जाता स्टूडेंट को। हाँ, तो बहुत सारा केस भी देख रहे हैं, मतलब कोटा जाता है बच्चा लोग नीट का तैयारी करने, घर से प्रेशर रहता हो, नहीं हो पाता तो फिर सुसाइड कर लेता है। हाँ,
तो यही प्रेशर इसको था सॉल्व। प्रेशर नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को ना अपने बच्चे को समझना चाहिए, है ना, कि बच्चा की कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है। उसके साथ एक फ्रेंड की तरफ बैठ के उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि उसको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या है। क्योंकि आजकल के टाइम में तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप म्यूज़िक में कैरियर बना लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में बना लो, चाहे आप थिएटर में बना लो, चाहे आप MBA कर लो या कोई और फील्ड ले लो, लॉ कर लो, कोई भी फील्ड कर लो। ज़रूरी नहीं कि आपको साइंस ही पढ़ना है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि मेरी पूरे टीचिंग कैरियर में इतने सारे केसेस आए, अगर बच्चे का BDS में भी हो गया तब भी पेरेंट्स प्रेशर डाले, नहीं तुम्हें MBBS ही करना है। तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में आ जाता है, और जब नहीं होता तो उसको ऐसा लगता है शायद आई एम गुड फॉर नथिंग, ना कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, बुद्धू हूँ, मैं नहीं आता। हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो 60% 70% लेके आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं शायद हमको कुछ भी नहीं आता, है ना, हम तो बिल्कुल, उनका मोराल डाउन होता है। तो हम लोग को उनका मोराल बूस्ट करना पड़ता है। तो देशबंधु में हमारे सारे टीचर्स ऑलमोस्ट इतने अच्छे हैं कि हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, है ना। हम बच्चे का जहाँ देखते हैं कि लो हो रहा है तो हम उसको बुला के उसकी काउंसलिंग कर देते हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट है। और अभी भी अगर मैं क्लास में, अगर आप देखो तो मैं अक्सर यही बोलती हूँ कि किसी प्रेशर में अगर आप आ गए ग्रेजुएशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से अपने एम्बिशंस को देखो और उसकी तरफ प्रोग्रेस करो, है ना। हर एक चीज़ का अपना अपना एक वो है, कैरियर है उसमें, है ना, बहुत सारा स्कोप है। तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारे काफ़ी सीनियर वाइल्ड लाइफ में भी गए, फोटोग्राफी में भी गए, इधर उधर भी। तो हमारे यहाँ अगर मेरे एलुमनाई अगर देखो तो डिफेंस में भी हैं, है ना, नेवी में भी, मतलब डिफेंस में भी है, आपके टीचिंग प्रोफेशन में भी है, अच्छे रिसर्चर्स भी हैं, राइट। MBA करके भी है, काफ़ी पोजीशन पे अच्छी कंपनीज में, है ना। हाँ, तो हर एक फील्ड में हमारे बच्चे जाते हैं। अभी हमारे कॉलेज के जो एलुमनाई हैं तो शायद वही सबसे ज़्यादा फेमस है, राजा रवीश कुमार, जिनका निक है। तो जब आप उनसे मिले अभी अप्रैल में जब हुई थी एलुमनाई मीट, तो उनसे मिलने का क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि जब कोई इंसान कहीं पहुंच जाता है ना, या तो वो फेमस हो या फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ के जैसा आप हो, तो वो उसकी कहीं ना कहीं ये तो सच है कि भाई वो लाइफ की ना अलग ही रियलिटी को और मैच्योरिटी को समझ जाता है। तो आपको उनसे मिलकर कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कैच किया हो कुछ? हाँ, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने सारे एलुमनाई से मिलके, स्पेशली जो हमने एज अ चीफ गेस्ट श्री अशोक लवासा जी को बुलाया था। ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ना, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल, है ना। आए, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन, आए यहाँ पर, अपनी मेमोरीज़ को शेयर किया, कॉलेज के लिए और अच्छा बताया, है ना। जैसे हमारे प्रभु चावला जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इतने रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा कॉलेज के बारे में सोचते हैं, है ना। उनके कॉलेज को उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए फ़ंड भी दिया कि बच्चे को, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन के लिए उन्होंने फ़ंड दिया कॉलेज को। तो इस तरह से हम, मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे अनिल राय जी हैं जो प्रोफेसर हैं मेन डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो हमेशा कभी भी बुलाओ कॉलेज के किसी भी काम के लिए वो ज़रूर आते हैं, और कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए अपने व्यूज़ देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, है ना, टाइम का, मनी से, कैसे भी है। तो हमारे ये सारा, इतने लोग इस बार आए हमारे, क्योंकि ये पहले हमारी हो नहीं पाई थी किसी भी वजह से एलुमनाई में। जब अब बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हर कोई कुछ कॉलेज की अच्छी चीज़ों को याद करता है ना, और आप किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जितने हमारे साइंटिस्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक साउथ कैंपस में है, इसमें IGIB वगैरह में है, तो वो सब ये कह रहे हैं कि हम इंटर्नशिप दे सकते हैं बच्चों को, यहाँ के बच्चों को आए वो हमारे साथ इंटर्नशिप करें, रिसर्च का फील्ड ले। ऐसे जो हमारे बिजनेस में हैं कई लोग, एक हमारे पास आए थे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 77 बैच के, तो वो भी हमारे साथ बहुत कुछ करना चाहते। तो मैंने ये देखा है, एलुमनाई को हमने देख के देखा कि वो कॉलेज के साथ अटैच्ड है। किसी ने भी कोई गलत वर्ड नहीं बोला कि देशबंधु कॉलेज ऐसा है या वैसा है।
वो आके उनके अंदर एक नॉस्टैल्जिया था और उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि कैसे देशबंधु कॉलेज ने उनकी लाइफ में एक कंट्रीब्यूट किया है ना, कि उनके सक्सेस में उनको कैसे उनको हेल्प किया कॉलेज की स्टडीज़ में। क्योंकि कल तक मेरे पास एक मैसेजेस आ रहे, एक 77 का ग्रुप है 5 स्टूडेंट्स का, उन्होंने अपने बैच के और लोगों को भी इकट्ठा किया है और वो हमारे साथ एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं। तो वो अपने पुराने टीचर्स को याद कर रहे हैं, उस टाइम के टीचर्स को, और मेरे से नंबर मांग रहे थे कि आप मुझे सबका नंबर प्रोवाइड करो। और उसमें से 1-2 टीचर्स की तो मतलब नाउ दे आर नो मोर, है ना। तो जब उनको बताया तो दे वर फीलिंग सॉरी कि हम अपने टीचर्स से नहीं मिल पा रहे। तो इस तरह से हमारे जो मतलब सोचो कि 77 में जो पास आउट था वो भी अपने टीचर्स को याद करके उससे मिलना चाहता है ना। तो ऐसा हमारा कनेक्ट डेवलप होता है देशबंधु कॉलेज में। ये कनेक्ट बहुत अच्छा कनेक्ट है जो हम एक 1-to-1 स्टूडेंट के साथ एक कनेक्ट अपना डेवलप करते हैं। ये तो है, मतलब हम भी कहीं ना हर टीचर से कनेक्ट हैं, है ना। तभी तो आप साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखो तभी मैं छुट्टी वाले दिन तुम्हारे पास बात करने के लिए यहाँ पर मैं आई हूँ। भाई एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को समझ पाए, हर एक स्टूडेंट को। ये नहीं जो फ्रंट बेंचर्स हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उन्हीं को समझे, हर एक स्टूडेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग कर पाए। जैसे मुझे याद है एक मतलब हिंदी मीडियम के जो बच्चे कई बार आते हैं हमारे पास, और उस समय मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही थी, तो एक बच्चा हिंदी मीडियम का, उसने फिर मुझे बताया कि मैम मुझे कुछ नहीं समझ में आता क्योंकि हमारी तो टर्म भी साइंटिफिक टर्म भी हिंदी में थी, तो मैं कैसे करूं, मुझे आप गाइड करो। तो मैंने कहा देखो क्लास में तो हमारा जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, राइट। मैं ये मतलब 8-10 साल पहले की बात बता रही हूँ, अब तो फिर भी हम लोग बाइलिंगुअल काफ़ी हो गए हैं, राइट। तो उस समय तो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा पूरा इंग्लिश जाता था। फिर हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया कि नहीं, ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा हम बाइलिंगुअल हो जाते हैं। फिर उसको मैंने कहा कि आप बेटा साइड क्लास के बाद भी मेरे पास, जब भी तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ आके बैठो, मैं तुम्हें अलग से भी समझा दूँगी और तुम्हें बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको सीखना है। तो वो बच्चे ने इतनी मेहनत की, मैंने तो जो डायरेक्शन दी उसको, पर बच्चे ने भी इतनी मेहनत की कि जब भी हमने प्रेजेंटेशन के लिए कहा, ही वॉज द फर्स्ट वन कि हाँ मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। और उसको मैंने बोला जैसे भी दो, तुम चाहे हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, जैसे भी दो, रटना नहीं है, अपने आप समझ के आप प्रेजेंटेशन दो। तो उस बच्चे ने बहुत मेहनत की और वो बच्चा आज IIT में PhD कर रहा है ना। MSc जेनेटिक्स किया, जिसमें MSc जेनेटिक्स में बहुत कम सीट है, बहुत कम लोगों का एंट्रेंस क्लियर हो पाता है। उस बच्चे का MSc जेनेटिक्स हुआ, फिर वहाँ से IIT में PhD में उसका एडमिशन हुआ। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, मतलब हम तो टीचर वही हैं और बच्चे की भी मेहनत है, तो बच्चे ने भी आगे मेहनत की। और इस तरह जब लेक्चर डिलीवर करना है, कोई टॉपिक डिलीवर करना है ना, तो वो टॉपिक कंसेप्ट सामने वाले के दिमाग में जाना चाहिए, चाहे लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, और उनसे जुड़े रहना चाहिए, उनके जो थॉट प्रोसेस है अपने आप से अलाइन करने चाहिए। ये मैंने सीखी है और मैं इसको आगे जाकर अप्लाई करूँगा। हाँ, तुमने तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी दी थी। उसी समय मैंने कह दिया था कि यू हैव क्वालिटी ऑफ अ टीचर, है ना। और ये मैं सारे स्टूडेंट्स को ही कहती हूँ कि अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो पैशन से आना, नॉट फॉर द सेक ऑफ जॉब। आजकल जो एजुकेशन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड कहीं कहीं अगर हम देखते हैं डाउन है, अगर बच्चा रट रहा है या कुछ कर रहा है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टीचर, है ना। कहीं हम कह सकते हैं कि वो टीचर ने या तो डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी या जो भी है, कि बच्चे को रटना क्यों पड़ा, बच्चे को फोर्स से क्यों पढ़ना पड़ा ना। तो फोर्स, एक तो प्रेशर से नहीं पढ़ाना, तो उसमें पेरेंट और टीचर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और टीचर अगर सिर्फ जॉब के लिए आ रहा है तो उतनी अच्छी डिलीवरी नहीं दे पाएगा। अगर पैशन से आएगा कि हाँ मुझे वाकई डिलीवरी देनी है और बच्चे के समझ में आना है, तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। पहले तो टीचर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना, तभी वो क्लास में जाके वो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ये तो है, मतलब जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है दिमाग में कि ये कॉन्सेप्ट घोट के पी जाओ, और जितना पता है ना उस पर फोकस करो, ना हाइपर होना है, ना अपने आप को फड़फड़ाना है वहाँ,
ना ऐसा बोलना कि भाई रोबोट बोल रहा है कि हाँ ये नहीं, जितना पता है एक तो घुस जाना चाहिए समझ में। जो तुमने कहा रोबोट वाला तो वही है कि या तो टीचर हट के आया है। हाँ। या फिर वो सिर्फ पढ़ रहे हैं पीपीटी लगा कर ये भाषा में समझा समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम पूरी तरह से इंग्लिश में भी नहीं स्ट्रिक्ट कर सकते, क्योंकि अगर बच्चा हिंदी मीडियम, क्योंकि हमारे पास देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, है ना, बिल्कुल इंटीरियर से भी बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही हिंदी मीडियम में या उधर से तेलुगु वगैरह से पढ़ के आए हैं या मलयाली में पढ़ के आए हैं। तो उन बच्चों को, हमको सब बच्चों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जो केरला या इधर तमिलनाडु से या इधर से जो आए हैं उन बच्चों के साथ हमें इंग्लिश में बात करना है, या नॉर्थ ईस्ट से आए हैं उनको हिंदी नहीं कई बारी समझ में आती। अब तो वैसे काफ़ी चेंज हो रहा है, अब उनको भी हिंदी समझ में आ रही है, राइट। तो हमको बैलेंस करके चलना है कि हिंदी और इंग्लिश का, ताकि हर एक बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। हिंदी में ही जाएंगे तो वो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कुछ, राइट। तो हमें अपने लेक्चर को इस तरह से चलना है कि इंग्लिश वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए और हिंदी वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए। फिर ये इंडिविजुअल बच्चे का एफर्ट है कि वो किस तरह से, अगर उसको कहीं नहीं समझ में आ रहा, ही और शी कैन रेज हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, है ना, कि वो मतलब नहीं समझ में आ पाया तो रिपीट कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी लैंग्वेज में हम रिपीट कर सकते हैं। तो ना हमने एक गूगल फॉर्म बनाया था जो कि हमने सर्कुलेट किया अपने एक्स स्टूडेंट्स जो करंट स्टूडेंट्स हैं उन तक, और कुछ एलिमुनाई भी एक दो वहीं तक हम पहुंच पाए, कम थी हमारी रीच। तो उन्होंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई टू बिकम प्रोफेसर? So, do you mean teacher or designation? दोनों तरीके से बता दीजिए। दोनों, क्योंकि टीचर तो एक BSc MS वाला भी होता है, फिर प्रोफेसर लेवल। Professor is a reputed designation and highest in the academics, you can say, you know? तो एक आपको फुलफिलमेंट की एक फीलिंग होती है ना, आपका रिसर्च, आपका टीचिंग कैरियर सबको रिकग्नाइज करते हुए हमें ये डिग्री डिजिग्नेशन मिल पाता है प्रोफेसर का। तो एक फुलफिलमेंट की तो है ही फीलिंग, है ना। ये तो है कि अंदर से फीलिंग आती है कि हमने जो काम किया उसको यूनिवर्सिटी ने रिकग्नाइज किया, है ना, और हम इस लायक बन पाए कि हम एक हाईएस्ट डिग्री तक, डिजिग्नेशन तक। एक चीज़ और सोचता हूँ मैं कभी कभी कि ना, जैसे आप 35 साल से एक ही सिलेबस तो पढ़ा रहे हो, नहीं, एक ही नहीं पढ़ा रहे मतलब कि सेम सिलेबस, इस तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब डिफरेंट पेपर्स होते हैं ना, जोलॉजी यू नो वेरी वास्ट, नॉन कॉर्डेटा भी है, कॉर्डेटा है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, राइट, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पेपर्स पढ़ाने को मिले, है ना। बट नाउ सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स I restricted to this physiology and developmental biology। उसके साथ साथ जैसे इस बार नॉन कॉर्डेटा भी है, सेल बायोलॉजी भी है। BSc को ना बड़ा ऐसे लेते हैं, क्या मतलब कि लोग जैसा अगर देखा जाए कि डॉक्टर इंजीनियर यही प्रोफेशन है, BSc तो बैकअप की तरह होता है। तो आप इसी तरह सोचा जाता है कि मतलब BSc तो कर रहा है। नहीं, ग्रेजुएशन, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। ग्रेजुएशन क्या है कि आपका एक पहली सीढ़ी है जिससे आपके कैरियर की शुरुआत होती है। उससे आप मास्टर्स में कहीं भी जा सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो, क्योंकि उस समय तक आपका माइंड थोड़ा मैच्योर हो रहता है। स्टार्टअप्स में जा सकते हो क्योंकि उस समय आपको इतने सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं ना। स्कूल में अभी इमेच्योर होते हो, ग्रेजुएशन में जब 3 साल, अब तो 4 साल का हो गया, इसमें स्किल के भी कोर्सेज हैं, तो बच्चे को अपना पोटेंशियल पता चलता है ना। उससे फिर उसके कैरियर की शुरुआत होती है, राइट। तो इसलिए ग्रेजुएशन बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है तुम्हारे कैरियर का। मतलब अगर MBBS करेगा तो डॉक्टर बनेगा, हाँ। BTech करेगा तो इंजीनियर बनेगा। पर इस वाली जो ग्रेजुएशन है BSc की, हाँ। इसमें हमारे ऊपर है कि कौन कितना हाँ। ग्रैब कर सकता है, हाँ, अपने पोटेंशियल के ऊपर। देखो, जो डॉक्टर इंजीनियर भी बना, हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से ना बना, है ना, पर अब जो तुम बनोगे अपनी मर्ज़ी से बनोगे, है ना। उस समय तो ज़्यादातर टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्पेशली फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होता है
कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्लासेस में डाल दिया, बच्चों को समझ नहीं है, जो पेरेंट्स ने कहा पढ़ने के लिए वो पढ़ लिया, है ना। तो कभी कभी देखो डॉक्टर बनने के बाद भी कई लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाते, या इंजीनियर बनने के बाद भी कई लोग MBA वगैरह में इधर उधर चले जाते हैं, है ना, नहीं कर पाते क्योंकि उनकी वो लाइकिंग शायद थी नहीं, है ना, या लाइकिंग थी तो उसको अलग तरह से वो अप्लाई करना चाहते हैं। पर इस समय जो एक हेट्रोजेनस ग्रुप्स है ना, अभी तुम्हारा कैरियर डिसाइडेड नहीं है, तो इस समय आपके पास टाइम है थोड़ा सोचने का कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है ना। जो काम करना अच्छा लगता है उसी में आप 100% दे पाओगे आगे जाके। एक्सप्लोर करने का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं फिर। एज वी नो PhD नीड्स पेशेंस, बिकमिंग प्रोफेसर इज नॉट इजी टास्क। आई जस्ट वांटेड नो हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट योर कैरियर। अगर मैं अपने आप को एक वर्ड में कहूँ तो मैं बड़ी हमेशा से ना एम्बिशियस और चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करने वाली हूँ, है ना। तो जैसे PhD में कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आई तो फिर उसमें पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मेरे अंदर पेशेंस तो है। आपका फिर फैमिली बैकग्राउंड भी था, एजुकेशन, हाँ, आपको सपोर्ट भी मिला। हाँ, सपोर्ट भी मिला, लेकिन हर एक की नेचर होती है ना, हर एक पर्सन की अपनी अपनी नेचर होती है। कुछ जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं और आगे मूव ऑन हो जाते हैं। मेरा होता है कि अगर एक चीज़ पकड़ी है तो उसको पूरा करना ही करना है, तो वो एक पेशेंटली मैं कर लेती हूँ। तो PhD में पेशेंस चाहिए और उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया। और मेरा PhD का काम जैसे उस समय टैक्सोनॉमी पे था, और उस समय ये आपके कैमराज और ये सब तो थे नहीं, है ना। तो आप लोग को सुन के भी हैरानगी होगी कि एक कैमरा लूसिडा करके होता था, माइक्रोस्कोप के साथ एक मिरर लगता था 45 डिग्री पे। तो अब जब आईपीस में देखते थे तो ये पेपर दिखाई देता था, तो आईपीस में देखते हुए हमें पूरा ड्रॉ करना होता था, है ना। और एक एक चीज़ डिटेलिंग भी करनी होती थी, तो कैमरा लूसिडा के थ्रू फिर उसको हमें आइवरी शीट पे रेप्लिकेट करना होता था इंक पेन से। तो मतलब कितनी पेशेंस और उस तरह की टैक्सोनॉमी करना उस समय बहुत डिफ़िकल्ट था। उस टाइम आप फुल्ली फोकस थे PhD करने पे, या पूरा फिर ये होता था कि एक चीज़ पकड़ ली तो पकड़ ली, तो उसमें फिर मैं, हाँ, उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर्स ज़रूर सीखा था साथ साथ, क्योंकि मेरे GI का ऑफिस था, उसमें कंप्यूटर्स थे, तब नए नए आए थे कंप्यूटर्स, ही was CA दैट टाइम। तो उनका ऑफिस में काफ़ी सारे कंप्यूटर फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस समय नए आए थे, आप समझ लो 86 की मैं बात कर रही हूँ, है ना, 1986 की। तो उस समय नए नए कंप्यूटर्स आए थे, तो उनके बीच में जब भी टाइम मिलता था उनके ऑफिस में जाके तो कंप्यूटर्स। जो ऐसे वाला जो एल्यूमिनाई मीट हुआ था, अभी हुआ था जो, अब ये अगले साल होगा या फिर आई तो कॉलेज डिसाइड करेगा। तो नहीं, आपने उस टाइम बताया था कि वो शायद 10-20 साल में होगा। हाँ, नहीं, देखो हमारा जो एक हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था कोविड टाइम में, अच्छा, है ना। उसके बाद ये वाला ऑफलाइन में फर्स्ट टाइम हुआ था, है ना। कोविड में जब हुआ था तब हमने काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया था, जैसे हनीफ कुरैशी IPS ऑफिसर है, उनको भी, ज्ञानेश भारती जो MCD के जो है इस समय चेयरमैन है ना, उसके काउंसलर जो है, तो वो सभी कनेक्ट हो गए थे। प्रभु चावला जी हैं, है ना, तो वैसे काफ़ी लोग कनेक्ट हुए थे। एंड KK अग्रवाल जो कार्डियोलॉजिस्ट जिनकी कोविड में डेथ हो गई, वो भी आए थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था कि अगर देशबंधु नहीं होता तो कृष्ण कुमार KK नहीं होता, है ना। उनका नाम कृष्ण कुमार था, कहते देशबंधु से मुझे KK का नाम मिला, तो KK अग्रवाल। तो उनका बड़ा अच्छा ये फेमस हुई थी कि अगर देशबंधु ना होता तो कृष्ण कुमार KK नहीं बनता। फिर वो जो राजीव एंड रघु जो रोडीज़ वाले, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया। शांतनु मोइत्रा हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, जिन्होंने वो गाना गाया था 3 इडियट्स का, बहती हवा सा था जो, तो उन्होंने उस समय गा के भी सुनाया हमें कि, और उन्होंने ये बोला हमारे कॉलेज के लिए एक प्राउड फीलिंग वाली बात है
कि उन्होंने कहा ये गाने की कंपोजिशन के टाइम उन्हें देशबंधु याद आ रहा था, अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा था। कॉलेज टाइम को देखते हुए उन्होंने वो गाना लिखा था, बहती हवा सा था जो। तो ये जो जिस मीट की हम बात कर रहे हैं इसका लिंक हम डाल देंगे, जो हमारी साइड है वो आप देख सकते हैं। वैसे एलुमनाई मीटअप भी होना जरूरी होता है, इससे स्टूडेंट वगैरह देखता है ना अपने एलुमनाई को, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग इस इंस्पिरेशन achievement- तो मिलती है ना कि नहीं तो हमारे पास शुरू में बच्चे क्या आते थे, अगर वो ऐसा लगता था उनको डिजेक्टेड सा कि नॉर्थ कैंपस में नहीं हुआ इसका मतलब कि बहुत बेकार कॉलेज है ना। लेकिन उनको यही बताना है कि हमारे कॉलेज में आके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचे। मतलब टी सीरीज़ का जो ओनर थे वो भी हमारे यहाँ के थे, है ना, एलुमनाई। तो हमारे यहाँ के एलुमनाई बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी जो अभी MP है इस साउथ दिल्ली के, है ना, तो वो भी यहाँ से हैं। तो हमारे यहाँ से पॉलिटिशियंस भी निकले हैं, फिल्म मेकर्स भी हैं। हमारा एक स्टूडेंट है जो मेरे सामने ही था, हेमानंदा, ही इज़ अ फिल्म मेकर। तो बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे तुम कह रहे हो कि इंटरेस्ट की बात, तो वो जब यहाँ था वो अपना हमेशा कीबोर्ड साथ में लाता था, हर एक फंक्शन में अपना कीबोर्ड वगैरह प्ले। फिर उसको समझ नहीं आ रहा था, फिर उसने म्यूजियोलॉजी में ले लिया एडमिशन, है ना। हाँ, म्यूज़ियम स्पेसिमेन और म्यूज़ियम से रिलेटेड चीज़ें, है ना। तो म्यूजियोलॉजी से उसके बाद भी उसको नहीं समझ, तो वो फिल्म एडिटिंग और उसमें चला गया, है ना, फिल्म मेकिंग में। और उस तरह एंड ही इज़ अ गुड सिंगर ऑल्सो। कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करने का टाइम एक्सप्लोर करने का टाइम मिल जाता है आपको, अपना पोटेंशियल। फिर आपका टीचर्स से जो हमारे कॉलेज का स्पेशली ब्यूटी है कि 1 to 1, तो हम उसको इनकरेज करते हैं, हम कभी उसको डिस्करेज नहीं करते कि तुम सिंगिंग मत करो, तुम पढ़ाई करो, नहीं। तो जहाँ पे जिसका पोटेंशियल है उसको हम इनकरेज करते हैं कि आओ। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सब्जेक्ट को पढ़ लो उसको, है ना। अगर तुम्हारा नहीं भी इंटरेस्ट, एटलीस्ट पास हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लो, उसके साथ साथ अपने दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते चलो। क्योंकि हमारे पास हेट्रोजेनस ग्रुप्स आता है। एक ग्रुप है जो पूरी तरह से फोकस्ड है कि मुझे जोलॉजी करनी है, मुझे मास्टर्स करना है, रिसर्च करना है, जैसे आप कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है कि टीचिंग लाइन में जाना है। दूसरा ग्रुप है जो प्रेशर से आ गए कि और कुछ नहीं मिल रहा, चलो भाई ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कहते हैं कि आप अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, है ना। ये भी, इसको भी मत छोड़ो कि आप सब्जेक्ट में आए हो, इसको धीरे धीरे आप क्लियर कर लो, है ना। टीचर के साथ थोड़ा सा एफर्ट आप डालो, थोड़ा टीचर डालते, तो आप पास तो अच्छे मार्क्स से हो जाओगे। और मैंने यहाँ देखा भी है, जो 60% वाला बच्चा भी 80-85% लेके निकला है, और इस समय वो कहीं हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं ऐसे बच्चे, है ना। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि हमारी ज्योति राव थी, जो मैं आपको बात बता रही हूँ 2005 और 6 की, है ना। तो मेरी स्टूडेंट, और वो जब फर्स्ट टाइम उसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया, शी केम एंड हग्ड मी कि आप लोग की वजह से मतलब मैं कर पाई। क्योंकि जब 12th का रिज़ल्ट आया था तो ऐसा लगता था कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बड़े बुद्धू से हैं क्योंकि इतने कम मार्क्स आए हैं। यहाँ आके आप लोगों ने हमें इनकरेज किया, और मैं यूनिवर्सिटी टॉप, मैं यूनिवर्सिटी के टॉप 5 में या टॉप में थी, मुझे एग्जैक्ट याद है। तो यूनिवर्सिटी होल्डर, पोजीशन होल्डर थी। और उसके बाद उसका भी MSc जेनेटिक्स, एंड नाउ शी इज़ इन हार्वर्ड। कमाल की बात। तो मैम आपके PhD के टाइम पे आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो क्या थे, और टाइम के साथ कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो किस तरीके से चेंज हुआ? नहीं, रिसर्च इंटरेस्ट तो आजकल अगर मैं देखूं, उस समय तो जो जैसे मैंने अप्रोच किया 1-2 प्रोफेसर्स को, उनका वो देखा, वर्क देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेक्सोनॉमी मैंने चूज़ किया था। बट विद टाइम जब देखा कि अब जब मॉल बायो और ये सब चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हुई, तो लगा कि खाली टेक्सोनॉमी इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड एविडेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल ऑल्सो, राइट। तो वो स्टडीज़ भी ज़रूरी है ना। उसके साथ साथ अब बायोइन्फो ज़्यादा आ गया, तो अब धीरे धीरे रिसर्च का ट्रेंड चेंज हो रहा है। पर ये नहीं कि टेक्सोनॉमी ख़राब है, टेक्सोनॉमी अच्छी है, पर उसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है दूसरी टेक्निक्स को भी। मॉल बायो हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोइन्फो हो गया,
तो उससे एक रिसर्च आपकी बहुत अच्छी रिसर्च हो जाती है कि यू हैव डन वर्क एट ऑल लेवल्स, है ना, कि खाली आपने स्पेसिमेन को देख के उसकी मोर्फोलॉजी और वो सब करके ही नहीं किया कि खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी करा सकते हैं, वो सब भी करा सकते हैं, पर अगर हमने उसको मॉलिकुलर लेवल पे भी कर दिया प्रूफ, है ना, उसके एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एडवांस हो गई ये चीज़ें कि जीन सीक्वेंसिंग है आपके इतना उस पर, तो आप उसके साथ भी रिलेट कर सकते हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी लगा सकते हो, उसका फाइलोजेनी भी चेक कर सकते हो, अब तो बहुत कुछ है करने को। अभी जो मैं अपने जो हमको जो सब्जेक्ट पढ़ाया था वो तो डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, तो वही आप वो अभी आपका इंटरेस्ट है? हाँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो दैट इज़ माई पैशन। अच्छा, तो सिर्फ यही रीज़न है कि पैशन है इसीलिए आपने उसको चूज़ किया, तो उसमें फिर किस तरीके से देखा आपने उस चीज़ को कि डेवलपमेंटल क्या बायोलॉजी कुछ तो ऐसा क्लिक किया होगा ना कि भाई मेरे को ये चाहिए, हाँ। ऐसा कुछ तो क्लिक किया होगा? हाँ, देखो, एक तो मैंने बताया कि हमारा टीचर है ना, प्रोफेसर दुआ थे, उनकी वजह से ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में उसी समय से आया, है ना, और उन्होंने काफ़ी एडवांस चीज़ें भी बताई, है ना, उस समय। फिर जब हम जितना पढ़ते गए उतना ही ये सब्जेक्ट बड़ा अमेजिंग लगा, है ना, कि कैसे सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर से फिर सेल्स डिफ्रेंशिएट कैसे हुए, सेल के अंदर कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हमें नहीं पता था स्टूडेंट लाइफ में, कि सेल्स भी डेवलपमेंट के टाइम में आपस में बातें करते हैं, है ना, बातें कैसे करते हैं, केमिकल्स के थ्रू, है ना, तभी वो एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप हो पाता है। और कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, उसके बाद आफ्टर बर्थ ऑल्सो सो मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस, राइट, सो दैट ऑल कम्स अंडर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो अभी भी आप लोग जो एक आपका क्वेश्चन बीच में आ रहा था कि इतने सालों से आप ये पढ़ा रहे हो, शायद वो भी इनकम्प्लीट रह गया आपका क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कि हम बोर हो गए वो सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, बिकॉज एवरी टाइम आई ऐड समथिंग न्यू, है ना, क्योंकि उससे रिलेटेड हम रिसर्च भी पढ़ रहे हैं, और जो नई नई बुक्स आ रही हैं, जैसे प्रोफेसर गिलबर्ट की बुक है, तो गिलबर्ट की बुक खाली ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक टाइप नहीं है, वो एक तरह से आप समझ लो कि सारे रिसर्च पेपर्स का रिव्यू टाइप है ना, जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो उसके अंदर वो ऐड कर रहे हैं, तो जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, और ये यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मेरी एक वो है इंक्विजिटिव नेचर, तो जहाँ मैं उसको देखती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो मैं उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को भी लिख देती हूँ, उससे भी क्लियर कर लेती हूँ कि हाँ ये पहले ये था, अब ये है, ऐसा क्यों, राइट। पहले तो खुद ही, क्योंकि गूगल पे आजकल सब कुछ है, पहले तो खुद सर्च करने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं मिल पाता देन आई आज द ऑथर कंसर्न जो भी था उसको भी हम लिखते हैं, उससे भी। तो इंटरेस्ट के हिसाब से ना उसकी माइंड सेट भी होता है कि उस चीज़ के बारे में जानना है, अपडेटेड भी रहना, उसमें और इंटरेस्ट बढ़ाते रहती है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लाइफ्स बिगेस्ट एंड रियलेस्ट गोल अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग योर जीन्स? ये किसी ने पूछा। गोल तो मुझे लगता है सबसे पहला गोल होना चाहिए हैप्पी रहना, अच्छा है ना, कि लाइफ में वही करो जिससे आपको खुशी मिलती है ना, और खुशी कैसे मिलेगी, जब आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करोगे, किसी दूसरे के नहीं, पेरेंट्स के, एल्डर्स के, ब्रदर के, सिबलिंग के, किसी के नहीं, आपके अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस को जब परस्यू करोगे तभी आपको एक फुल सेटिस्फेक्शन और एक जो है ना एक खुशी मिलेगी। तो लाइफ का गोल तो एक खुश रहना ही है, ये तो है, जिससे मतलब आपको खुशी मिले वही काम मैं अभी आपने मैंने थोड़ा ना कंसेप्ट हिला दिया कि मैं पता क्या सोचता हूँ इस बारे में, कि जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस यही हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, कि हमको स्ट्रेस में रहना है 24 घंटे, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहेंगे तभी हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ अचीव करने के लिए कोई स्टेप्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जब अचीव होगा, जब वो टास्क डेली का कंप्लीट हो जाएगा, उससे खुशी मिलेगी। ये जो तुमने कहा स्ट्रेस, स्ट्रेस सुनते ही ऐसा लगता है नेगेटिव टर्म है ना,
नेगेटिव टर्म। तो बट इट इज़ पॉजिटिव ऑल्सो, है ना। जैसे तुमने कहा कोई काम करने के लिए स्ट्रेस चाहिए, है ना। जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, असाइनमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, तो हम एक डेडलाइन देते हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए स्ट्रेस का काम कर रहे हैं ना। पर वो अच्छे काम कर रहे हैं कि आपको उसके लिए पढ़ना है। अगर हम वो डेडलाइन नहीं देंगे तो आप थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड होता है कि अच्छा कल कर लेंगे। जैसे तुम शरारती बच्चों के आज हम ये पॉडकास्ट बना लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज मूवी देखने चले जाते हैं, आज कहीं आउटिंग चले जाते हैं, है ना। तो कोई चेक तो हो नहीं रहा, है ना। तो वो अब डिले होती जाएगी चीज़ें। जब इस तरह का एक टारगेट आता है कि हाँ इस दिन ये काम करना है, तो दैट इज़ गुड स्ट्रेस, दैट इज़ नॉट बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस वो है जो आपके दिमाग को हिला दे, है ना। है ना कि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, जैसे तुमने कहा सुसाइड कर लेते हैं, उस तरह का स्ट्रेस नहीं चाहिए हमें ना। स्ट्रेस जिससे हमारा कुछ पॉजिटिव आउटकम हो, दैट स्ट्रेस इज गुड। जो सुसाइड कर लेगा वो तो फाइटर है ही नहीं ना, वो तो फाइटर। कोई टाइप वो उसको वो तो ठीक है, मर ही गया तो ठीक है। जो स्टूडेंट वगैरह जो सुसाइड वगैरह कर रहा तो उसको क्या होता है ना, बहुत तरह से होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है कि हाँ गया है नीट का तैयारी करने, फिर अगर नहीं कर गया तो फिर वापस घर जाएगा तो क्या बोलेगा। तो उसमें पेरेंट्स को बस ये कहना चाहिए जो भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, ये बात है ना। पेरेंट्स को समझना चाहिए। पेरेंट्स को समझे कि पेरेंट्स ही क्या करते हैं कि वो 10 लोगों में कह देते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो कर लेगा। तो बच्चे के ऊपर वहीं से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है कि पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है और इतने लोगों को पता है तो मुझे तो ये करना है। अगर नहीं हो पाता तो उसका मोरल डाउन होता है, वो थोड़ा सा डाउन वैसा फील करता है। या तो घर जाके थोड़ा सा झूठ बोलेगा उसको ओवरकम करने के लिए। अगर झूठ बोलेगा फिर उसके ऊपर एक प्रेशर कि मैंने ये झूठ बोला है, मुझे आगे और अच्छा करना है। नहीं कर पा रहा तो फिर वो धीरे 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 डिप्रेशन स्टेज में चला जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स को यही कहना चाहिए कि जो भी तुम कर रहे हो, जो करना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। और बच्चा ये कहे कि मैं सोता ही रहना चाहता हूँ, वो तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें भी वैसे तो वो भी अच्छा है। कहते हैं ना कि अच्छे इन्वेंशंस जो आपके ड्रीम्स में ही होते हैं, है ना। अच्छे इन्वेंशंस जब आपका दिमाग खाली होता है, तभी जब आप रेस्टिंग स्टेज में होता है उस समय अच्छे इन्वेंशंस आते हैं, है ना। कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, रात को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, नहीं हो पा रहा और बाई चांस आप सो गए, तो सुबह तक वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें कोऑर्डिनेट होके प्रोसेस होके आपके पास एक कुछ थोड़ा बहुत सोल्यूशन होता है कि हाँ हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो शायद हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि गुड स्ट्रेस इज़ गुड, है ना। कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम है, ये पढ़ना है, ये करना है, और या कैरियर में मुझे ये अचीव करना है, ये भी एक स्ट्रेस है कि हाँ मुझे कैरियर में ये अचीव करना है। पर वही अचीव करना है जो अपने लाइकिंग का हो ना, जो आपको खुशी नहीं मिल रही जिस काम को करके उसको। पर उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया, तो इसमें मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ही बेस्ट है और मैं थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। इसीलिए ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं क्योंकि मैं अलग तरीके से सोच पा रहा हूँ। और ये एक साइड हो गई, फिर हमारा जो हसल है, स्ट्रगल है, वो हम बैकग्राउंड वो हमारा चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक थैंक है उनके लिए कि मैं इतना मैच्योर हो गया इस अपब्रिंगिंग से कि मैं उनके लिए भी सोचता हूँ, अपने लिए भी सोचता हूँ कि हाँ आपको कुछ करना है। सेम उसके साथ भी। और यही रीज़न शायद है कि पेरेंट्स कभी फोर्स नहीं किया, मतलब बोले कि ठीक है जिसमें इंटरेस्ट है तुम उसी में करो। गोल ओरिएंटेड और माइंडसेट हमारे में काफ़ी मिलता है, तो इस वजह से ज़्यादा हम करीब दोस्त बन गए। ये तो है। शरारते बराते तो दोस्ती अच्छी होती है, उसको मेंटेन करके चलो। दोस्ती अच्छी होती है अगर अच्छे लोगों से। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट मोर करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। इसका थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब एमएससी में ना जाना हो, हाँ, पर बीएससी के अलावा बीएससी के बाद जो है कुछ और। तो इसमें तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं ना कि आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना है ना। कोई भी कैरियर ऑप्शन आपका ख़राब नहीं है ना। कि सबको ये लगता है जब हम यहाँ पे रिसर्च की बातें करते हैं, इस तरह से फ्लेवर्स देते हैं, तो कई लोग को लगता है सिर्फ हमें मास्टर्स ही करना है, मतलब सेम सब्जेक्ट में, और उसके बाद रिसर्च करना है।
बट नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे अब कॉलेजेस में अगर आप देखो तो कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे भी वो अपना शोकेस कर सकते हैं। और बहुत तरह के पेपर प्रेजेंटेशन और इस तरह से होते हैं। जैसे हमने एक यूथ पार्लियामेंट भी कराई थी, तो उस तरह के बच्चे आ सकते हैं, अपने आर्गूमेंट्स, अपने डिबेटिंग स्किल को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं। फिर हमारी प्लेसमेंट जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमारी कमेटी है, प्लेसमेंट कमेटी, उसमें बहुत तरह के हमारे पास आते हैं, जो एम्प्लॉयर्स जो आते हैं उनकी टॉक्स होती हैं, है ना। तो वो उनको बच्चों को अटेंड करना चाहिए जो जो MSc ज़ूलॉजी नहीं करना चाहते। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, MSc वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं करना चाहते, तो उनको ऐसी जो टॉक्स हैं और इस तरह की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करना चाहिए टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल, है ना। क्योंकि नहीं, बच्चा कई बार नहीं बहुत कंफ्यूज होता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो उसको क्या है, छोटे छोटे इस तरह के असाइनमेंट्स लेने चाहिए, तो हर तरह की टॉक को सुनना चाहिए, तो उसके अंदर से उसको समझ में आएगा कि उसका पोटेंशियल क्या है, कि उसकी लाइकिंग क्या है, उसको किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे बच्चे हर फील्ड में हैं, जर्नलिज्म में भी है, लॉयर भी है, डिफेंस में भी है, राइट। तो हर तरह का स्टूडेंट है हमारे, जो कॉर्पोरेट में भी जाता है, राइट। तो वही है कि उसको अपना पोटेंशियल को अगर नहीं उसको समझ में आता तो हम लोग उससे आके डिस्कस कर सकता है। अलग अलग और हम लोग को भी पता चल जाता है, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे टीचर्स कह ही देते ना कि तुम्हारी ओरेटरी स्किल्स अच्छी है या उसकी वो अच्छा है, तो धीरे धीरे आपको एक डायरेक्शन देनी शुरू हम कर देते हैं कि आपका ये चीज़ अच्छा है ना। कई बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, थिएटर में बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ चेस प्लेयर्स भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, NCC में भी जो जाते हैं बच्चे, तो सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल सजेस्ट टू दिस जनरेशन रिगार्डिंग BSc इन zoology? It's almost similar question आ रहा है। zoology is a very vast subject, है ना। तो कई बार बच्चे जो है BSc के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, या एडमिशन के टाइम में भी कई लोग बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया या बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो zoology का एक एडवांटेज है इन दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ना, जो दिस इज zoology इज प्योर साइंस, है ना। अगर बच्चा BSc करके इसी में MSc करता है तो उसके पास बहुत सारा वास्ट फील्ड है रिसर्च के लिए। वो सेल बायो में भी जा सकता है, बायोकेमिस्ट्री में भी जा सकता है, जेनेटिक्स में भी जा सकता है, कैंसर बायोलॉजी में भी सब जा सकता है, एंटोमोलॉजी में भी जा सकता है, किसी भी फील्ड, फिश बायोलॉजी में भी जा सकता है, किस तरह के बिजनेस स्टार्टअप में भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके पास एक बहुत बड़ा फील्ड है उसके पास टू एक्सप्लोर, है ना, इन PhD। तो उसको जैसे अपने MSc तक आपको और अपनी लाइकिंग पता चल जाती है, BSc में थोड़ी सी पता चली आपको, MSc में जब आपको एक स्पेशल पेपर पढ़ोगे तो फिर आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा, हाँ इसमें पर्टिकुलर मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फार्मेसी में इंटरेस्ट है, ड्रग डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, किस तरह का इंटरेस्ट है। तो वो बच्चा फिर उसी डायरेक्शन में आके सुपरवाइज़र देख के PhD के लिए कर सकता है। मैच्योर होता चला जाता है ना, मैच्योर होता चला जाता है, अपनी थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजीज बन जाती हैं। तो पहले zoology का एक यही एडवांटेज है, क्योंकि एक तो प्योर साइंस है तो इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, है ना। तो zoology करके वो किसी भी फील्ड में जा सकता है ना। अगर आप सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी कर लिया, मतलब एक पर्टिकुलर उसको बोलना नहीं चाहिए, अगर आपने एक स्पेसिफिक फील्ड में आपने कर लिया UG, राइट, तो उसके पास आपके बाद नैरो होता चला गया, उसके बाद आपको डाइवर्ज करने का थोड़ा सा स्कोप कम मिलता है ना। zoology के बाद आप किसी भी डाइवर्जेंट फील्ड में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी में जा सकते हो। आजकल जैसे बायोफिज़िक्स भी है ना, तो किसी भी में अगर बच्चे की फ़िज़िक्स अच्छी है, बायोलॉजी अच्छी है, तो हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी थी उस समय 12th तक, है ना, 12th तक ही पढ़ा, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। तो बायोफिज़िक्स का उस समय कॉन्सेप्ट था नहीं, है ना, होता तो शायद हम उस फील्ड में भी जा चले गए।
मतलब सोचने में एनर्जी लगानी जानी चाहिए, तभी तो आगे का रास्ता मिलेगा। मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज़ कि मतलब बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो वो नॉर्मल या फिर हमको उसी सब्जेक्ट पे टिके रहना है कि जिससे ग्रेजुएशन किया है? नहीं, या ऐसा फिर कोई लॉ ले लिया, हाँ, कुछ कोई और भी भी। सब्जेक्ट कोई अगर प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जोलॉजी के बाद लोग सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं, जोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं, है ना। हमारे यहाँ से लाइफ साइंस के कई बच्चों ने एनवायरमेंटल लॉ वगैरह भी पढ़ा, तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो आपका बेस, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप है आपका कैरियर का। इसके बाद आप कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोलॉजी को नॉलेज अब की कभी वेस्ट नहीं होती, है ना, जो भी आपने पढ़ा। अब जोलॉजी में जैसे फिजियोलॉजी है ना, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चला तो ये कोई वेस्ट तो है नहीं। जेनेटिक्स पता चली आपको, वेस्ट तो है नहीं। बायोकेमिस्ट्री पता चली, कोई वेस्ट तो है नहीं। आप अपने सिस्टम को समझ पा रहे हो। आप उसके बाद किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेवलपमेंट है जैसे, है ना, जिसमें हम आपको टेरेटोलॉजी वगैरह भी पढ़ाते हैं कि आपके लाइफस्टाइल से आपका डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो चीज़ों को आपने अगर समझ लिया तो आप अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनको आप बता सकते हो, है ना। जैसे आजकल फीमेल्स भी बहुत वाइन वगैरह लेती हैं, अल्कोहल लेती हैं, उनको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये नहीं लेना, है ना। स्मोक भी लड़कियां करती हैं, पहले तो ये नहीं करती थी, या चोरी छुपे करते होंगे, अब तो ओपन करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब मैं किसी जेंडर के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट फीमेल हैज़ टू कैरी अ न्यू लाइफ, ये तो है ना। तो जब न्यू लाइफ को कैरी करना है उस समय इन चीज़ों को नहीं लेना। बॉयज़ में भी ये नुकसान करती है, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि उसका स्पर्म काउंट वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो वही है कि ये आपकी नॉलेज वेस्ट नॉलेज नहीं है। आप समाज का कल्याण ही करोगे, भलाई करोगे, कुछ ये चीज़ें समझ। ये सस्ता डोपामिन है। असली मतलब जोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी बॉडी से, आपके एनवायरनमेंट से, आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड है। ये जो अल्कोहल वाइन, ये सब सस्ता डोपामिन है। असली डोपामिन रश तो कुछ अचीव कर देता। ये तो ये तो है। मैंने पता क्या, मेरा कब मैं एंकर बना था, उसमें क्या हुआ था कि एक थॉट ऐसा आया, मतलब सर ने मेरे को थोड़ा ना कुछ बोल दिया था, तो मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो ख़त्म। तो मेरा यही है कि मेरे को अगर मेरे को रहना है तो मेरे को दिमाग भी एकदम बत्ती जली देनी चाहिए। हो गया था, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने वो मेरे दोस्त है एक महेश का, उसको दे दिया कि अब तू संभाल, मेरे से नहीं हो, क्योंकि मैं अटकने लगा था, फिर मैं नहीं खेल पाता खुल के। पर उस चीज़ को मैंने इतना ईगो पे ले लिया था ना कि फिर मैं जब सबरंग हुआ, आगे 500-600 लोग तो होंगे, भीड़ थी, मैं उनके सामने स्टेज पे चढ़ गया। उस चीज़ को इतना ईगो पे ले लिया, मैं स्टेज पे जाके फिर मेरे को बस ये था कि कुछ तो बोलना है, और उस टाइम पे बस मेरे पास एक रेडी थी, एक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग सी थी, वो मैं करके आया हूँ। उससे जो एड्रेनलिन रश मिला, जो डोपामिन मिला, क्या अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं पहली बार उस स्टेज पे चढ़ा था 500-600 लोगों के सामने। तो हाँ, ये चीज़ें। तो मैम आपके लिए एक नया दूसरा क्वेश्चन है कि वन कंसेप्ट यू ऑलवेज फॉलो इज टू ब्रेक एवरी टर्मिनोलॉजी इन देयर मीनिंग्स, फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस आइडिया? इसका क्रेडिट तो मुझे लगता है मैं हिंदी को दूंगी, जहाँ पे संधि विच्छेद था। है ना, संधि विच्छेद। तो इंग्लिश में भी हमने भी यही किया, है ना, क्योंकि जैसे टीचर्स कहते थे ये लेटिन ओरिजिन है ना, ये ग्रीक ओरिजिन है, तो हमने फिर चीज़ें सर्च करनी शुरू की, है ना, कि अगर ये वर्ड है तो इसको ब्रेक करके किस तरह से इसका मीनिंग समझा जाए। वही फिर आके हमने आप लोग को पास ऑन की, है ना, जितना हमने समझा। क्योंकि शुरू से ये आ रहा है कि नहीं, बायोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, रटने वाली टर्म्स है। तो ये हुआ कि नहीं, इसको समझा जाए, कैसे समझा जाए, कि रटने में मैं बहुत वीक थी, रटा नहीं जाता था। मैंने ये लाइफ में एक चीज़ रटी है, वो मेरे को अब तक याद है, पर 2017 में रटी थी। तो 3 इडियट्स में हुआ है ना, बुक की डेफिनेशन, अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो मेरे को आज तक याद है। अच्छा और मेरे को पीरियडिक टेबल है, है। पीरियडिक टेबल रटाया गया था पूरा, हाँ, पूरा टेबल याद है। चल नेक्स्ट
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एमएससी करना हो अब्रॉड से, तो जैसे अगर उसको पीएचडी मतलब पीएचडी के फील्ड में अगर जाना हो, तो बीएससी के बाद एमएससी फिर पीएचडी, तो अब्रॉड से करना तो उसके लिए कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप? एमएससी में फेलोशिप्स कम है ना, तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी अगर कहीं से फेलोशिप मिल रही तब तो करो, अदरवाइज़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं जहाँ पर आप एमएससी मास्टर्स कर सकते हो। पीएचडी में स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है ना, फेलोशिप्स बहुत ज़्यादा है बाहर भी, है ना। तो अगर आपको मास्टर्स में मिल रही है फेलोशिप देन यू कैन गो, अदरवाइज डोंट बर्डन योर पॉकेट, है ना। पेरेंट्स के लिए भी इतने लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हियर द यूनिवर्सिटीज़ आर इक्वली गुड, आपका बहुत अच्छा आपका बेस बनता है ना। इतना पैसा अब अगर पेरेंट्स इतने वेल ऑफ है उनको करना ही करना है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट की एडवाइस यही होती है कि अगर फेलोशिप है तभी जाओ, नहीं तो पीएचडी के टाइम जाओ। पीएचडी के टाइम आपको फेलोशिप्स अच्छी मिल जाती है। पीएचडी के लिए अब्रॉड ठीक है। ठीक है, उसका कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक बताइए अगर अब्रॉड से कोई पीएचडी करता है। वहाँ का थोड़ा सा ना वो डिफरेंट है एटमॉस्फेयर, आपको इंडिपेंडेंस ज़्यादा है ना, क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आया तो उसको ज़्यादातर, मैं अब 100% तो नहीं कह सकते, बट ज़्यादातर जो सुपरवाइजर्स हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना, उसको एक फ्रीडम देते हैं कि इसको करो। और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ गाइड्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है इस टाइप का ही आए। अब तो यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, काफ़ी चेंज आ रहा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ों में फ्रीडम बहुत ज़्यादा है ना। फिर आपका सेफ एटमॉस्फेयर है, आप दिन में काम करो, रात में काम करो, ओपननेस है, लैब्स में आपस में अच्छा कनेक्शन है कि अगर आज मेरी लैब में एक इक्विपमेंट नहीं है, दूसरे की लैब में है, तो वन कैन यूज़ दैट इक्विपमेंट ऑल्सो, रिसोर्सेज वगैरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो आपको जैसे वहाँ पर अगर जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास आते आते वो टाइम लग जाता है, तो आपके पास टेक्नोलॉजी वहाँ अच्छी है ना। तो यहाँ के एडवांटेजेस अलग हैं आपके, यहाँ पे आपका नॉलेज बेस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र के ऊपर बेसिकली। यहाँ पे भी काफ़ी सुपरवाइज़र है जो आपको फ्री हैंड देते हैं, है ना, पर कुछ है जो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ क्या कहते हैं कि हमारे लैब के इक्विपमेंट दूसरा नहीं यूज़ कर सकता, है ना, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सब एक जैसे तो नहीं, पर यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पर वहाँ जो मैंने सुना है, मैंने तो खैर नहीं किया कभी अब्रॉड से, जो सुना है वहाँ पर ये है कि ओपननेस बहुत ज़्यादा है और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का बहुत अच्छा है कि कोई भी कहीं भी कोई भी यूज़ कर सकता है। लॉग बुक है, अब लॉग बुक में एंट्री करो, बुक करो पहले से, एंड यू कैन यूज़ दैट। तो आपका काम सफ़र नहीं होता, जो चीज़ चाहिए उसी समय आपको मिल गई, राइट, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं सुपरवाइजर्स के पास, तो आपको हर वक्त हर काम करने के लिए आपके पास फ्रीडम है। तो मैम अगर क्लियर देखा जाए तो पीएचडी में एक्चुअल में करते क्या है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेंगे, कोई रिसर्च वो लेंगे टॉपिक, उस पर रिसर्च चलती है 3-4-5 साल तक, एग्जैक्ट ये होता है। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का मैं बताऊँ तो उसमें एक 1 ईयर तो आपका कोर्स करिकुलम होता है, उसमें डिफरेंट प्रोफेसर्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टॉपिक्स बताते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, उसका एक तो वो आपको अटेंड करना ज़रूरी होता है। फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क है, एक्सपेरिमेंटल वर्क ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स और सुपरवाइज़र इसी बेस पे सेलेक्ट करते हैं कि जो उसका इंटरेस्ट होता है कि मुझे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, राइट। अगर जैसे मेरा ड्रोसोफिला पे है, राइट, ड्रोसोफिला से रिलेटेड, कि ड्रोसोफिला क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन डिजीज़ को हम एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं, उसमें उससे रिलेटेड पाथवेज को समझ पा सकते हैं, डिजीज़ को समझ सकते हैं, है ना। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो मेरे पास आएगा, अप्रोच करेगा, राइट। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मतलब पीएचडी में वो था कि
रिसर्च करना पड़ता है या फिर उसका कोई हाँ, तो रिसर्च में ऐसा क्या है कि रिसर्च, राइट, एक तो दो तरह की सर्च हो गई कि टर्मिनोलॉजी को ब्रेक कर दिया मैंने। कि एक ऑलरेडी नोन है कोई चीज़, है ना, तो हम उसको री-वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने टेक्सोनॉमी का, टेक्सोनॉमी में जब आप सपोज किसी एक्सप्लोर आउट कर रहे हो, सपोज निमेटोड ही है, निमेटोड की पॉपुलेशन एक्सप्लोर आउट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको नई स्पीशीज़ मिलेगी, पुरानी स्पीशीज़ भी मिल सकती है। तो जो किसी ने पहले उसको आइडेंटिफाई किया, करेक्टराइज किया, है ना, कि ये उसके करेक्टर है, ये मॉलिकुलर लेवल पे ये है, अगर आपका भी सेम आ रहा है तो आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, रिसर्च कर दिया कि इस जोग्राफिकल लोकेशन से, है ना, ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ भी आइडेंटिफाई हुई, और उसमें कभी कभी आपको न्यू स्पीशीज़ भी मिल जाती है। ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट है, सपोज कोई भी कॉन्सेप्ट है, कैंसर से रिलेटेड है, किसी हेल्थ से रिलेटेड है, किसी कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर ने किया, अभी आपने यहाँ पे भी अगर उसको किया तो आपने एक तरह से उसको सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं, सेम कंडीशन से सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक है। पर अगर आपकी चेंज आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशंस है उस चीज़ में। ऐसा नहीं कह सकते कि वो सही है हम गलत है, या हम सही है वो गलत है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो, है ना, आपकी जो आपने जो स्पीशीज़ ली वो डिफरेंट हो, है ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे की, आपने किसी दूसरे स्पीशीज़ पे की, उसमें भी सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है, राइट। या फिर कोई नई चीज़, जैसे हम लोग छोटे होते थे तो सोचते थे कि क्या हम, उस समय रेडियोज़ होते थे जब हम चाइल्डहुड के टाइम में, टीवी तो था नहीं, तो होता था क्या हम देख सकते हैं, तो वो भी तो एक रिसर्च ही है ना, रिसर्च का पार्ट है कि टीवी आया, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए। जब हमने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़नी शुरू की तो लगता था क्या हम गेमीट्स को बाहर फर्टिलाइज करा सकते हैं, तो देखो आ गया रिसर्च, वो भी आ गया। तो रिसर्च है कि एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करना। तभी हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं कि हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये मत सोचो कि हाँ ये तो ऑलरेडी नोन है, इसको क्या नोट करना, है ना। हर एक छोटी ऑब्जर्वेशन, तो रोज़ अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको ऑब्ज़र्व करो, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि मैं ज़ूलॉजी के तो मुझे एक्सपेरिमेंटल मॉडल से समझ में आ रहे हैं, राइट। तो उसको आप ऑब्ज़र्व करो, हर एक छोटी चीज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सी नई इन्वेंशन उसमें से हो जाए, है ना। पेटेंट हमारे पेटेंट अपना मैम, जैसे अभी के एजुकेशन सिस्टम का अगर बात करें तो जैसे फ्रॉक का डाइसेक्शन हो गया या कॉकरोच का डाइसेक्शन हो गया, तो ये सिलेबस में है, लेकिन डाइसेक्शन को बंद कर दिया, अब तो बैन कर दिया इसको। तो फिर उसको एक तरह से हो जाता ना कि मतलब कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग के टाइम में डाइसेक्शन वगैरह आप किए भी होंगे, हम फ्रॉक मिस आउट वगैरह कर के रहे हैं। साथ। हाँ, तो वो एक हो जाता है कि जैसे आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर है और जो वीडियो में देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा अंतर डिफरेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से बर्डन भी हो जाता होगा सिलेबस पे, या फिर जब बैन ही है तो फिर उसको सिलेबस में क्यों रखा इस तरह से हो जाता है। या फिर अगर रखना ही था तो फिर बैन नहीं करना था, मतलब एक करके देखते तो फिर वो ज़्यादा वो होता ना, क्यूरियोसिटी हो। यू आर राइट कि जब हम लोग करते थे ना, कि हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो इसी वजह से कि जब हमने डाइसेक्ट आउट किया, एक एक सिस्टम को समझा, वो जो चीज़ देखी है वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट कर गई, है ना। वीडियो वगैरह इतनी जल्दी इम्पेक्ट नहीं डालती जो आप सामने देखते हैं। लेकिन बैन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ जैसे फ्रॉग वगैरह उसको एंडेंजर्ड में आ गया, है ना, फ्रॉग का है, तो उसको उसकी वजह से मेनली ये बैन होना शुरू हुआ कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन यू कैन से, कि जब अब इसमें हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो उस समय, स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम निकालना है, जरा सा भी ब्रेक हो गया फटाफट उसने थ्रो किया, दूसरा एनिमल ले लिया, तो उससे थोड़ा सा ना ओवर एक्सप्लॉयटेशन एनिमल का हो रहा था, है ना। तो लेकिन जो ब्लैंकेट बैन कर दिया वो भी ठीक नहीं है। जैसे हम कॉकरोच को घर पे मार सकते हैं लेकिन लैब में नहीं यूज़ कर सकते, आयरनी तो है। आयरनी है, रैट को हम घर में इतना मारते हैं, है ना, और यहाँ हम नहीं उसको यूज़ कर सकते।
तो कहीं इसको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको, कि क्या हम थोड़ी सी लिबर्टी दे सकते हैं एटलीस्ट डेमो करने की, क्योंकि हर बच्चा एक एटलीस्ट वो ऑर्गन्स को देख पाए। फिश हम खा सकते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते, है ना। चिकन आप इतना खाते हैं लेकिन आप लैब में नहीं यूज़ कर सकते, जैसे हम फाउल हेड का ब्रेन डाइसेक्ट करके दिखाते थे, है ना। तो वो अब एक तरह से जब बैन कर दिया तो हम लोगों ने भी बंद कर दिया, राइट। पर खा सकते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। तो वो जो ब्लैंकेट बैन एक तरह से हो गया, उसके ऊपर रीथिंक करने की ज़रूरत है पॉलिसी होल्डर्स को, कि वो अगर सोचे तो उसको हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब जो बैन किया वो गलत है एक तरीके से। हाँ, पूरा भी करना चाहिए। जो वाकई एंडेंजर्ड है, जो खाई जा रही हैं चीज़ें, उनको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं ना। जैसे चिकन को आपने काट दिया, उसका फाउल हेड तो आपने उठा के फेंक दिया, है ना। तो फाउल हेड अगर आप इंस्टीट्यूट्स को दे दो तो हम आपको ब्रेन दिखा सकते हैं, उसके आइज़ का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, वो सब चीज़ें बता सकते हैं। वो तो उनके लिए डेड है ना, वेस्ट है। उससे हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं अगर वो बैन ना हो, है ना। मतलब तगड़ा पॉइंट है कि यार हम बाहर तो खा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, अब जैसे और यहाँ नहीं कर रहे कुछ। फ्रॉग का भी यहाँ बैन हो गया, लेकिन उसकी लेग्स अभी भी एक्सपोर्ट होती है, उसको डेलिकेसीज की तरह चाइना वगैरह में या इधर उधर जहाँ पे भी खाई जाती है। अच्छा, केरला वगैरह से जो सुना है, मतलब जो अगर डाटा देखोगे गूगल पे, तो वहाँ पे अभी भी ये खाई जाती है ना, और एक्सपोर्ट भी होती है, राइट। चाहे लीगल या इलीगल क्या है, पर एक्सपोर्ट तो हो ही रही है ना कहीं ना कहीं। लेकिन एजुकेशन के लिए वो बैन कर दिया गया, ठीक है, वो एंडेंजर्ड भी है, मैं ये नहीं कह रही कि उसी को यूज़ करो, बाहर तो खुले बट जो यहाँ पर खुलेआम खाया जा रहा है ना, फिश कितनी खाई जा रही है, ये सब हो रहा है, किसी के ऊपर बैन नहीं है ना। तो जो बैन नहीं है वो चीज़ें तो एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट एक कार्टिलेजिनस फिश, एक बोने फिश, किसी का उसका नंबर चाहे रिस्ट्रिक्ट कर दो, डेमो के लिए कर दो, है ना, कि एक क्लास में आप 4-5 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, पर आपको स्टार्ट करना चाहिए ये चीज़ें। और यही बेनिफिट अब्रॉड से मिल जाता है कि वहाँ मतलब इस टाइप का कुछ नहीं है बाउंड्री वगैरह, मतलब कि हाँ अगर रिसर्च करना है तो खुल कर उसमें डीपली जाओ, रिसोर्सेज भी है वहाँ तो हाँ, आई थिंक बैन नहीं है वहाँ। अरे इसमें बहुत बड़ी लॉजिक तो है ना, 100% लॉजिक है कि जो चीज़ खुले में बिक भी रही है, मर भी रही है हज़ारों की अमाउंट में, हाँ। और यहाँ एक भी नहीं काट सकते। एजुकेशन में इसको बैन और जब मच्छर भी- भी हम लैब में नहीं मार सकते, लैब के बाहर आके मार। मतलब इससे तो अगर देखा जाए ना, सामने में देखने में क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसको मैं इतना काट देंगे। देखती हूँ कि चूहे का वो बेचारा चिपकाने वाला या रैट केक्स डालते हैं लोग घर के अंदर, मार देते हैं ना। तो उसको अगर पकड़ के ले आए यहीं पे हम उसको डाइसेक्ट कर दें, है ना, स्टरलाइज कंडीशन में, क्योंकि वाइल्ड रेट का थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होता है, कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, इसीलिए हम लोग वाइल्ड रेट पहले कम प्रेफर करते थे, क्योंकि बच्चों में जैसे प्लेग वगैरह तब आया था, है ना, तो कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, है ना। तो पर उसको स्टरलाइज कंडीशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है एजुकेशन सिस्टम से ही, कि व्हाट वन डिफरेंस यू सी इन एजुकेशन इन अर्लियर टाइप्स वर्सेज नाउ, मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में आप क्या एक डिफरेंस देखते हैं? अगर मेजरली बताना हो तो जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसमें जो हमारा एनुअल सिस्टम में था, साइंस के स्टूडेंट होते हुए मैं अगर कहूँ तो हम लोग को बहुत यही हो गया। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, बहुत ज़्यादा डिटेल में। जब मैंने भी पढ़ाना शुरू किया था तो अगर आप देखो तो बहुत वास्ट सिलेबस था, है ना। हम एक एक चीज़, और शायद हमारे बच्चों की जो बाहर डिमांड भी ज़्यादा थी, वो इसीलिए क्योंकि उनकी नॉलेज ज़्यादा थी, सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाते थे। अब जैसे जैसे सेमेस्टर्स आए तो सिलेबस थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया कि कम टाइम में पढ़ाना है, पर तब भी मतलब हम जैसे टीचर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा ही जाते हैं, है ना। तो ये कहना चाहिए फिर थोड़ा सा, अब जैसे पीरियड्स का और रिस्ट्रिक्शन आ गया, कम हो गया, सिलेबस उतना है तो थोड़ा सा
सिलेबस कम होता जा रहा है। तो वो फिर बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है कि अगर उसको और ज़्यादा पढ़ना है तो वो टीचर के साथ अलग से बैठ के और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, है ना। पर उस समय उसके डिसएडवांटेजेस यही थे कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले थे वो ज़्यादातर हम लोग ये देखते थे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी टाइम तो अपना एक्सप्लोर करते थे, बाकी क्लब्स वगैरह और ये सब चीज़ें, जैसे कल्चरल क्लब हो गया, ये डिबेटिक सोसाइटी हो गई, ये सब में वो पढ़ते थे वो लास्ट के 1-2 महीने जब एग्ज़ाम टाइम में। पर साइंस वाले तो खैर पूरे टाइम ही पढ़ते रहते हैं। जैसे एनईपी का अगर मैं कहूँ कि एडवांटेज क्या है कि अगर बच्चे का, जैसे मैंने कहा कि ज़बरदस्ती आ गया ज़ूलॉजी में, कि फ्रेंड ने कहा मैं एडमिशन ले रहा हूँ तब ले लिया, पेरेंट्स ने कहा कि नहीं अपना साल मत वेस्ट करो, तुम ले लो साथ साथ नीट करते रहो, तो वो बच्चा बेचारा परेशान है कि क्या करूँ, है ना। नीट भी नहीं हो रहा, ज़ूलॉजी भी नहीं हो रहा, तो वो क्या है कि अब इसमें एग्जिट पॉइंट्स है एनईपी में। नीट क्या, चलो नीट भी उसने नहीं देना, तब भी उसको ज़ूलॉजी पसंद नहीं आ रही, तो 1 साल के बाद भी निकल सकता है, 2 साल के बाद भी निकल सकता है, तो उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या डिग्री उसको मिल जाएगी। 3 साल उसको, अब उसको पता चला मुझे ज़ूलॉजी तो पढ़ ली, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, तो 3 साल के बाद भी ऑनर्स की डिग्री लेके निकल सकता है। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके कि आपके पास एग्जिट पॉइंट्स है ना, कि आपने, और फिर एंट्री पॉइंट्स भी है। सपोज़ आप निकल गए और उसके बाद आपको 2 साल बाद लग रहा है कि मुझे फिर से ज़ूलॉजी कंप्लीट करना है, तो आप दोबारा से आ सकते हो वहीं से आपकी, क्योंकि आपके क्रेडिट पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आपका बैंक है ना, क्रेडिट बैंक है, तो आपके क्रेडिट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं इसमें, तो आप वापस भी आ सकते हो कि आपको लग रहा है कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं मुझे दोबारा से ज़ूलॉजी करना है, ये सब्जेक्ट करना है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है एनुअल में कि एक बार आगे तो साल के बाद ही बाहर निकलेगा ना, साल नहीं 3 साल के बाद वो बाहर निकलेगा, तो 3 साल तक वो फंस गया बच्चा, है ना। अब क्या है कि उसको 1 साल के बाद भी निकल सकता है, 2 साल के बाद भी निकल सकता है, 3 साल के बाद भी निकल सकता है। हर बार उसको एक सर्टिफिकेट या डिग्री, उसको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिल रहा है, डिप्लोमा सॉरी, और सेकेंड ईयर के बाद सर्टिफिकेट ले रहा है, थर्ड ईयर के बाद डिग्री ले रहा है, फोर्थ ईयर के बाद ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च ले रहा है, ताकि वो रिसर्च में जाना चाहते तो रिसर्च की डिग्री लेके जाएगा साथ। तो हमको जो 4th ईयर में कराया क्या जाएगा? उसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज है, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह है, इस तरह के कोर्सेज हैं। साथ में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। अगर रिसर्च आपको एक्सपेरिमेंटल वाले में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। एकेडमिक प्रोजेक्ट भी सर्वे बेस्ड हो गया या कोई रिव्यू बेस्ड हो गया, उस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, है ना। तो उस तरह के आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जिससे आपको एक आगे का कैरियर आपका खुल जाएगा ना। और बाहर की यूनिवर्सिटी, जैसे आपने कहा बाहर की यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ आपकी डिमांड बढ़ जाती है कि 4 इयर्स आप रिसर्च की एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, ये पर्टिकुलर टेक्निक आपने सीखी हुई है, तो वो आपका एडेड एडवांटेज है। बिल्कुल, हम पहले से ये चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। हाँ, मतलब काइंड ऑफ इंटर्नशिप जैसे होती है, कुछ सीख लिया। एक डीयू प्रोफेसर कितना कमाता? कितना कमाता है? एग्जैक्ट तो कितनी बहुत वैल्यू? अच्छी सैलरी है, वी आर अर्निंग लैक्स। जैसे जो पोस्ट रहता तो वो रहता ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। असिस्टेंट की अगर आप करो तो 80,000 के करीब जो फर्स्ट स्टार्ट होती है, फर्स्ट जॉब आपकी स्टार्ट होती है 80,000 से 80-85,000। तो उनसे ऊपर कौन होता है? असिस्टेंट के बाद आएगा एसोसिएट, एसोसिएट होता उनकी कितनी? फिर एसोसिएट में अच्छा जॉब मिलता है आपको, क्योंकि आपका पीएचडी के इंक्रीमेंट्स भी हो गए, वो सब चीज़ें हो गई आपको। अच्छा, है। मैक्सिमम कितना जाता? एसोसिएट मैक्सिमम तो होगा पता नहीं। फिर हम एसोसिएट के बाद डॉक्टर बनते हैं। एसोसिएट के बाद प्रोफेसर। प्रोफेसर। अच्छा डॉक्टरेट की डिग्री तो पीएचडी के बाद मिलती है। अच्छा। तो प्रिंसिपल सर की कितनी होगी? मतलब वो तो प्रोफेसर नहीं, प्रिंसिपल की एडेड सैलरी नहीं होती, है ना। जो आपकी प्रोफेसर की सैलरी है ना, क्योंकि हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है,
तो आपके वही है कि जितना टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपका, सपोज़ मेरा प्रोफेसर सपोज़ आज से शुरू हुआ है ना, तो आज के बाद जितने इंक्रीमेंट्स लगते चले जाएंगे। किसी का हो सकता है 4 साल पहले हुआ हो, किसी का 10 साल पहले हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, उसकी मेरे से ज़्यादा होगी। तो ये नहीं कह सकते कि सब प्रोफेसर की एक जैसी सैलरी है, नहीं, किसका कितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। इसका क्राइटेरिया क्या होता है असिस्टेंट से एसोसिएट जाने में, फिर एसोसिएट से प्रोफेसर? इसमें आपका रिसर्च पेपर है, टीचिंग है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपकी इनवाइटेड टॉक्स है, आप कितने एक्टिव हो कॉलेज के अंदर, वो सब चीज़ें हैं ना। आपने क्या क्या किया, बुक्स लिखी हैं कि नहीं, कोई कंटेंट डेवलप किया है, हर एक चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। उस बेस पे ये डिसाइड होता है कि कितनी सैलरी होगी। और ये हर साल सैलरी उसके बेस पे नहीं है, आपके डेजिग्नेशन अच्छा डेजिग्नेशन है ना, वो आपके फिर पीछे से जो एक्सपीरियंस चला आ रहा है। तो फर्स्ट जैसे सपोज डिफरेंट ग्रेड्स है ना, 12 ग्रेड, 13 ग्रेड, 14 ग्रेड है ना, तो 13 ग्रेड का जो बेसिक होगा वहाँ से वो स्टार्ट आ जाएगा, तो इस तरह से फिर आगे और हाई से अगर अभी तो सिलेक्शन कमेटी आपके डिसाइड करके जाते हैं ना कि इस ग्रेड में इसका होना चाहिए प्रमोशन। वो मतलब प्रत्येक साल आती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अप्लाई करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारी एलिजिबिलिटी है, कि हमारा इतना काम हो गया है, हमें एलिजिबल है, तो हम अप्लाई करते हैं उसके लिए। और वो भी पूरा थीसिस की तरह होता है, पूरा आपको भर के पूरा देना पड़ता है, आपका सब कुछ ना। अप्रेजल जैसे कंपनीज में अप्रेजल होते हैं ना, तो हम लोग अपना फिर सारा लिख के देते हैं कि हमने इतनी क्लासेस ली, ये लिया, टीचिंग कितने आवर्स किया, कितने आवर्स अपने कॉलेज लाइफ के लिए क्या 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 काम किया, रिसर्च में आपने क्या किया, बुक्स अगर लिखी है तो वो क्या है ना, इस तरह से। मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें। काम बहुत है, क्योंकि जनरल परसेप्शन क्या है पब्लिक का, अरे टीचर्स वो भी कॉलेज के टीचर्स कुछ नहीं करते, ऐश की ज़िंदगी है। पर तुम लोगों ने देखा है कि हम लोग पूरा टाइम यहाँ पे कॉलेज में लगे रहते हैं। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू बिकम प्रोफेसर, यू नीड क्वालिटी रिसर्च पेपर्स। फर्स्ट सैलरी क्या थी आपकी? जब आपने जब ज्वाइन किया था और आज के में फर्क हो? 88 में हाँ। 2200 बेसिक थी, 2200 हाँ। और वो काफ़ी टाइम तक रही। जब 6th पे कमीशन आया 96 में आई थिंक, तब जंप आया था, उससे पहले तक 2200 बेसिक था। टीचिंग लाइन में थे? है टीचिंग लाइन में उसके साथ अलाउंसेस थे, डीए हो गया, एचआरए हो गया, तो बेसिक मुझे याद है, बेसिक 2200 था ना। तो मैम सक्सेसफुल होने की ना सबकी अलग डेफिनेशन है, तो आप अपने आप को भी सक्सेसफुल मानते हो? हाँ, ये तो है कि तो उसका जो है मतलब आपके लिए क्या है सक्सेस का? सक्सेस का हैप्पीनेस। क्या अभी आप सेटिस्फाई हो, खुश हो? देखो, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल सकती है ना। हमें एक फ़िलॉसफी लेके चलना पड़ेगा, जैसे मैं लेके चलती हूँ कि जो भी मुझे ईश्वर ने दिया बहुत अच्छा दिया। और एक गाना था हमारे टाइम का, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया ना। तो ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागोगे तो स्ट्रेस होगा, है ना। हाँ, ये नहीं कि एम्बिशंस नहीं होने चाहिए, एम्बिशंस होने चाहिए, एफर्ट करो, नहीं मिलता तो उसको दिल पे मत लो, है ना, दिल पे मत लो। हाँ, फाइट करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं भाई। नहीं करने से तो आपको मिलेगी नहीं चीज़, तो करो तो ज़रूर, अपना कर्म करना ज़रूरी है, फल तो उसके हाथ में है, देना या ना देना। इस टेक्नोलॉजी का क्या नुकसान है आपके हिसाब से? इस टेक्नोलॉजी का क्या नुकसान? ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ना, इन्वेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसने ना सबको एक तो लेज़ी बना दिया है थोड़ा सा, है ना। और एक जो हर वक्त बच्चा स्क्रीन में इन्वॉल्व है ना, हर वक्त, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है उसी समय, तो उसके पास सोचने का भी टाइम नहीं है, सोचता ही नहीं है कभी उस दिन। तो कोई अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट दिया है ना,
उसको थोड़ा सा तो सोचे कि उसकी जो पहले की नॉलेज है और उसमें क्या ऐड कर सकता है। अब एआई के आने के बाद तो और बच्चे शायद अपने आप लिखना भी भूल जाएंगे कि उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, ना। तो वो ओरिजिनलिटी अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि अगर सब लोग वहीं से कॉपी कर रहे हैं चीज़ें, जैसे तुम लोगों ने क्लास में भी देखा होगा, कोई भी चीज़ तो एक ने बनाया दूसरे ने कॉपी कर लिया, तो वो एक थिंकिंग प्रोसेस आपका रहना चाहिए ना, ओरिजिनलिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। और वो मैं प्राउडली कहती हूँ, मेरे अपने जो दोनों बेटे हैं ना, उन्होंने कभी कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं किया। उन्होंने स्कूल टाइम में भी कभी कोई ऐसे भी लिखा ना, और मैंने कभी उनको कोई ऐसे की बुक भी पकड़ा दी तो उन्होंने साइड में कर दी कि हमें अपने आप लिखने दो, तो उनका वो था ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो ये हाँ, तो इसका ये है कि मतलब मोबाइल फ़ोन का यही है कि बच्चों की थोड़ी सी जो है ना अटेंशन, क्योंकि दिस इज़ अफेक्टिंग योर माइंड, है ना। हमेशा स्क्रीन आई स्ट्रेस हो रही है, उससे आपका दिमाग स्ट्रेस हो रहा है हर वक्त। और कुछ नहीं तो हम लोग जब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं हर कोई पैसेंजर फ़ोन में लगा हुआ है, या तो कान में। अब देखो तुम लोग फिजियोलॉजी पढ़ा है, कान में लगातार आपके पास एक वो जाता रहेगा स्टिमुलस, ना, एक फ्रिक्वेंसी की वेव्स जाती रहेंगी। अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर ईयर ड्रम, है ना, योर ब्रेन। तो कहीं तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, नेचर को एंजॉय करो, आस पास के लोगों को एंजॉय करो, देखो, है ना, दुनिया को देखो, इतनी सुंदर दुनिया है, उसको देखो, एंजॉय करो, है ना? उससे सीखो कुछ। तो इससे थोड़ा सा हटना चाहिए। इन्वेंशन बहुत अच्छा है, स्पेशली किसी को ट्रैक करना हो, है ना, और पेरेंट्स को, अब तुम लोग घर से बाहर हो इतनी देर तक, उनको ट्रैक करना हो, इमरजेंसी में किसी को कॉल करना हो, आप इमीडिएटली उसको कनेक्ट कर पाते हो ना। कहीं ना कहीं थिंकिंग कैपेसिटी को लिमिट कर देता है। थिंकिंग कैपेसिटी को लिमिट कर रहा है, क्रिएटिविटी को लिमिट कर रहा है ना। और स्पेशली एआई के आने के बाद अब ज़्यादातर बच्चे, आपने तो देखा चीटिंग भी बच्चे एआई से कर रहे हैं, है ना। इस बार एग्ज़ाम में हमने 1-2 लोगों को पकड़ा जो फ़ोन कहीं पर रखा हुआ था, उन्होंने टॉयलेट के बहाने जाते और एआई खोल के अपना आंसर देख रहे हैं। तो वो तो ये नुकसान तो है। बिल्कुल, स्क्रीन अंधा बना रही है और एयरपोर्ट्स बहरा बना रहे हैं, ये तो मतलब सच है। तो फिर एक जो ये वाला कल्चर है यूथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, एक हेल्दी रिलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में, मैं कोई गलत नहीं हूँ, ये अच्छा है रिलेशन, है ना। पर एक रिलेशन में एक सच्चाई होनी चाहिए, है ना, खाली टाइम पास के लिए नहीं, है ना। टाइम पास के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना एक दूसरे को, ना गर्ल को बॉय को या बॉय को गर्ल को, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना। यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, है ना, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करो ना। मतलब खाली फिजिक और उससे नहीं, है ना, खाली आपकी मेंटल लेवल मिलना चाहिए उसके साथ, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर देते हो तो वो एक अच्छे पार्टनर भी बनते हो, और आजकल तो इट्स कॉमन थिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। अच्छा, तो मतलब ये तो है ही ना कि या तो अट्रैक्शन हो या फिर मेंटल पीस हो। मेंटल पीस तो तभी मिलेगी जब इंटेलिजेंट हो दोनों नहीं, ऐसा समझदार, जरूरी नहीं है मतलब इंटेलिजेंट उस लेवल पे कि पर दोनों का थॉट प्रोसेस हाँ। मैच करेगी। ये जो खराब सा कल्चर चल रहा है ना कि टेम्परेरी चीज़ें हों, हाँ, ये मेरे को भी गंदा लगता है कि भाई मतलब जानवर हैं क्या कि हर महीने हर हफ्ते पार्टनर चेंज हो रहे हैं। जानवर थोड़ी है, इंसानों की तरह राज है। नहीं, स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कि एक से फ्रेंडशिप हुई, मुझे नहीं उसका समझ में आ रहा, मैंने दूसरे से फ्रेंडशिप कर ली, पर कहीं ना अच्छा। कहीं तो आपको स्टेबल होना चाहिए ना। ये चीज़ें समझनी चाहिए बिल्कुल। और मतलब यही टाइम है खैर इसी यूथ में ही कि जो अगर ब्रेकअप है, किसी का ब्रेकअप हुआ
उसको किस तरीके से, लड़का हो लड़के के पीओवी से और लड़की के पीओवी से किस तरीके से उस चीज़ को मेंटेन करेगा कोई। क्या अगर ब्रेकअप हुआ क्योंकि चलो मतलब वर्स्ट केस ले लेते हैं, 6 वर्स्ट केस तो क्या ये, हाँ 1 महीना किसी का रिलेशनशिप 1 महीना चला, क्योंकि वर्स्ट केस वही हो गया, 1 महीना चला फिर ब्रेकअप हो गया किसी भी तरीके उससे, ये वर्स्ट केस में ले रहा हूँ। हाँ अब उनका ब्रेकअप हो गया, या तो एक को रियलाइजेशन नहीं है या दूसरे को नहीं है, या फिर एक को है, फिर वो उस चीज़ में मेंटल डिप्रेशन नहीं, उसको होना ही नहीं चाहिए ना। ये तो टेम्प्रेरी फेजेस है ना, टेम्प्रेरी। तुमको भी पता है कि, और वो डिप्रेशन जो होता है वो तभी होता है कि जब वन साइडेड हो, है ना, एक का ज़्यादा है उसकी तरफ इंक्लिनेशन, दूसरे का नहीं है, पर उसको दूसरे की भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अगर हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन एक दूसरे को समझेंगे ना, तभी हम एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाते हैं, है ना। अगर ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग आपके, और इस स्टेज पे होना ज़्यादा ठीक है। आप शादी के बाद लॉन्ग रिलेशनशिप में रहने के बाद जब ब्रेकअप करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। स्टार्टिंग में हो रहा है ठीक है, आपको नहीं मेरे मैच कर रहा फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हम किसी और के साथ ये भी बात सही है, बिल्कुल। एक बात मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ इसी टॉपिक में रिलेट करके, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया कि एक दो है, ए और बी, इन्होंने डिसाइड किया कि चलो रिलेशनशिप में रहते हैं, देखते हैं फिर किस तरीके से कहाँ होगा जो है। ये वर्स्ट केस ही लेते हैं इसको, 1 महीने का। अब ए ने बोला बी को 1 महीने बाद कि इसको आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना हमारा कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है इसमें, और अभी भी मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही है। पर बी को आ गई है, बी को उसमें फीलिंग आ चुकी है और उसको लग रहा है कि हाँ ये दिस इज़ वर्किंग फॉर मी जैसे। तो पर ए ने तो ये सबमिशन वो दे दिया ना कि नहीं है अभी मेरा, तो मेरा, और फिर भी उसमें रहना उसके ए के हिसाब से गलत है। हाँ, उसके लिए वो टाइम वेस्ट वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर जब ब्रेकअप हो गया इस स्टेज के बाद, फिर उनको लग रहा है, बी को लग रहा है जिसको अटैचमेंट हुई थी कि इसने मेरे को धोखा दिया है या फिर जो भी है, जबकि ए ने उसको ऑनेस्टी दिखाई है। हाँ। तो फिर इसमें क्या पीओवी दोगे आप, और क्या किस तरीके से इसमें मूव ऑन किया जाएगा? ये अपना सिचुएशन बता रहा है। अपना नहीं बता रहा, मतलब मैंने अभी अभी देखी है। देखो, एक तो बी को समझना चाहिए, उसकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, कि अगर वो नहीं है उसके साथ तो उसको समझना चाहिए दिस इज गुड डिसीजन। हाँ, दिस इज़ गुड डिसीजन कि हाँ ठीक है, उसने टाइम से बता दिया ना। अब इसमें इंडियन फैमिलीज़ में थोड़ा सा ये आता है कि आपका फिज़िकल रिलेशन है ना, अगर आप फिज़िकल रिलेशनशिप में चले गए उसमें कभी कभी जो है ना, स्पेशली गर्ल्स को वो फील होता है ना, 100%। तो वो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा गर्ल्स को भी थोड़ा सा लिमिट में और उस तरह से रहना चाहिए, है ना, ताकि वो आगे पछताए नहीं कि कल को हमारा रिलेशनशिप नहीं बना तो वो पछताए नहीं, या उस चीज़ को वो बोल्डली एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो मुझे लगता है एक दूसरे के डिसीजन का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और वो तो फिर ह्यूमन नेचर है, अगर आपने बहुत ज़्यादा मन लगा लिया तो धीरे धीरे उसको मूव ऑन करने में टाइम लगेगा। ये तो बोलने में आसान होता है, जिसके ऊपर बीतती है उसको थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ना। पर एक को भी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए उसके, कि उसको मूव ऑन कराने में, थोड़ा सा कंसोल्ट करने में कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग का नहीं, तो अगर हम रहेंगे लॉन्ग रिलेशनशिप में तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, कि अगर हम रहेंगे, मैं इस चीज़ को डिसलाइक कर रहा हूँ, तुम लाइक कर रहे हो, तो उसमें आने वाले टाइम में ही खटपट क्लैशेस होते रहेंगे। तो वो उसको समझा सकता है उसको, और उसको भी समझ जाना चाहिए। मैं जब ये सिचुएशन मैंने देखी तो मैंने भी यही मैच्योरिटी मतलब ये थर्ड पर्सन की बात है, तो मैं जब मैंने इसमें अपना उपयोग भी किया था ये इसने मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने इसमें यही पीओवी दिया था कि देखो, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने 1 महीने में ही बता दी, क्योंकि जब आगे जाके बताते तो सामने वाले के तो वो तो मर ही जाना था,
अभी तो जो फेस कर रहा है ठीक है कुछ चीज़ें, तो मेरा भी इसमें यही पीओवी था। मैंने समझा दोनों देखो अपने अब अपने स्टैंड आजकल मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, शाहरुख खान था, मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसी के ऊपर इसी तरह के चीज़ों के ऊपर था। और वो जो महेश भट्ट की डॉटर है, पूजा भट्ट। नहीं नहीं छोटी वाली, आलिया भट्ट। आलिया वो आलिया उसकी भट्ट, नहीं है, वो क्या थी, डियर जिंदगी। हाँ कुछ डियर जिंदगी, डियर हाँ जिंदगी, हाँ। वही तो थी। तो उसमें शाहरुख खान, क्योंकि वो डॉक्टर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है ना, तो वो ये कहता है कि जब आपने कभी चेयर खरीदी है, उसने कहीं चेयर खरीदने जाते हो, 4-5 चेयर्स आप जब तक सेलेक्ट नहीं करते, किसी को बैग देखते हो, किसी का आपको बैठ के देखते हो, कुशन अच्छा है, ये कलर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तभी आप फाइनली चेयर सेलेक्ट करते हो ना। तो उसको हमें नेगेटिव लेना ही नहीं है। एक रिलेशनशिप नहीं चली तो दूसरी चल रही, तो आपको जहाँ बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाओ वहाँ पे कमिटमेंट होनी चाहिए ना। शुरू वाले तो आपके यही फेजेस हैं कि आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। आप दूसरे पर्सन को तभी समझ पाते हो जब उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, है ना। अब आज हम दोनों बैठे हैं, है ना, कुछ दिन और ऐसे बैठेंगे तो तुम मुझे और ज़्यादा अच्छे से समझना शुरू कर दोगे। अगर ऐसे ही क्लास में बस एक टीचर स्टूडेंट की तरह रहोगे तो आप मुझे शायद नहीं समझ पाओगे एज ए ह्यूमन, है ना। तो आउटडोर क्लास जो क्लास बियॉन्ड क्लास जो हमारी इंटरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है ना। उसमें आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हो। तो उसमें उसने यही कहा है कि एक दूसरे को आप समझो पहले, एंड देन यू कम इन टू द कमिटमेंट, जहाँ आपको लगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि अब पुराना टाइम तो गया कि सिर्फ लड़के ही घर का काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, है ना। अब तो दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना। तो ये एक फोर्स जो आना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट। तभी एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप। इतना बात हुआ ना तो एक ख्याल आ गया इसी रिलेटेड कि मतलब अब जो देख रहे हैं कि जो भी रिलेशनशिप वगैरह जैसा चल रहा है तो वो पेरेंट्स के अपोजिट जाकर जो गलत स्टेप्स उठा लेता है, मतलब लड़का हो या लड़की हो दोनों कोर्ट मैरिज करते थे। कोर्ट मैरिज तो खैर उसको तो मतलब एक तरह से गलत स्टेप बताया तो, या फिर भाग मतलब जैसे भाग के कहीं चला गया या फिर पॉइजन वगैरह कुछ खा लेता, मतलब उसको वर्स्ट ले जाता पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर। वो तो फिर हम समझदारी से करते हैं। उसमें मुझे जो लगता है ना, या तो पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए, है ना, या वो डरते हैं कि पेरेंट्स हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा दोनों तरफ से एफर्ट्स होना चाहिए, बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को समझाने के लिए, और पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों की लाइकिंग डिसलाइकिंग। अगर वो पेरेंट्स को बता देंगे तो पेरेंट्स एटलीस्ट वो देख लेंगे फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें। और पेरेंट्स को ये चीज़ जो बात समझानी चाहिए उस समय जब बच्चा ग्रो कर रहा है, प्यूबर्टी में आ रहा है ना, उस समय उसको समझा देनी चाहिए बच्चे को बात कि किसी के साथ ऐसे कमिटमेंट में एकदम से मत आना ना, किसी को कमिट नहीं करो, पहले उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी देख लो, उसके साथ अच्छा। तो कई बार तो ये चीज़ें ऐसे ही हो जाती है ना। अब कास्ट का है बहुत ज़्यादा, उसमें होता है प्रॉब्लम कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहे, पर दोनों आपस में एकदम कमिटेड हैं, तो उस चीज़ में ये होता है। जब भी ये होता है ना भागना और ये सब चीज़ें या सुसाइड, उसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है कि या तो फैमिली को उसने बताया नहीं या उनको डर है कि फैमिली मानेगी नहीं, है ना। अगर ये चीज़ें बच्चों को पता है तो थोड़ा सा उन चीज़ों को या तो अवॉइड करें या फिर इतना करें जो उसको फेस करने का। जैसा कि आप बताएं कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए प्यूबर्टी एज में जाके। हाँ, तो यही होता है कि यहाँ फैमिली में मतलब इस सब पे बातचीत नहीं होती। हाँ बातचीत नहीं होती, पर इस पर बहुत ज़रूरी है बात करना, इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना कि
और स्पेशली बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के, दोनों के साथ ही ज़रूरी है कि बेटा ये चीज़ें अब इस तरह की आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बढ़ेगी ऑपोजिट सेक्स की तरफ। तो हमारा ये है, जो भी है फैमिली का कंसर्न, वो बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा कंडीशन करना चाहिए, है ना, बाहर के माहौल के अकॉर्डिंग, कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल। तो फिर अब दूसरी स्टेट से लोग, लड़कियां भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, तो फिर यहाँ संगति भी ढूंढते हैं, है ना। मैंने भी देखा है अपने बाकी लोगों को, या तो वो गलत में पढ़ेंगे या अच्छे में पढ़ेंगे। तो मेरा इसमें पीओवी ये है कि जो चीज़ तुम अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकते वो यहाँ भी मत करो। तो मैम ये सही है या गलत? मतलब बातें नहीं, फिजिकल कुछ- उसमें क्या रहे, कुछ हर चीज़ में ये मतलब आदतें भी ऐसी लगा लेते हैं यहाँ पे आके लोग, हाँ। जो अपने घर वालों, तुमने घर कभी भी नहीं की, जो लड़कियाँ भी लड़के भी, फिर पीयर प्रेशर में भी देखते हैं। असल में ना जो यहाँ पे बच्चों का जो चेंज हो रहा है माहौल, सोसाइटी वो वेस्टर्न कल्चर को देख के हो रहा है। वो हॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड में भी अब ओपन सब कुछ है इस तरह से, तो उसको देख के ना थोड़ा सा एक अट्रैक्शन, और उस तरह से उनको पता नहीं है कि सही रिलेशनशिप क्या है ना। जब कुछ गलत हो जाता है फिर वो परेशान होते हैं। तो इसमें बहुत समझदारी की ज़रूरत है ना, कि हमें अपनी संस्कृति को भी बचा के रखना है ना। अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त भी हमारे हाथ में, कुछ भी हम गलत काम करेंगे तो पेरेंट्स की इज़्ज़त भी हमारे हाथ में। और जैसे मैं टेटोलॉजी वाला कंसेप्ट ले लूँ कि स्मोकिंग, अल्कोहल, जो ये बच्चे पीयर प्रेशर में लेना शुरू करते थे, पब्स में जाना, अल्कोहल और स्मोकिंग करना, तो वो धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, उससे आपकी सारी फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझाना है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब जैसे सिगरेट की डिब्बी पे इतना छोटा छोटा लिखा होता है कि इट कैन कॉज कैंसर, हम बड़ा बड़ा क्यों नहीं लिख सकते उसमें, है ना। कि जो खरीदेगा सिगरेट की डिब्बी, ऊपर ही पहले बड़ा बड़ा कैंसर पड़ेगा, तो शायद एक बार को डरेगा। कैंसर अपने आप में एक डरने वाली चीज़ है ना। तो अगर हमें थोड़ा सा ना इस तरह से करना चाहिए, थोड़ा सा यंग जनरेशन को बताना चाहिए कि इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। लेकिन आजकल इसको लोग फैशन समझ रहे हैं, है ना, कि वो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, चाहे उनके उसमें था या नहीं था, स्मोकिंग शुरू कर दी, स्मोक करना शुरू कर दिया, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, राइट। या किसी लड़की को इस तरह से बोला, है ना। कई लोग, मैंने सुना एक दो बच्चों को बंदा इस तरह से, है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हमें अपनी संस्कृति थोड़ी सी संभाल के रखनी चाहिए, और वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होके इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। मैम आप वेस्टर्न कल्चर को कैसे देखते हैं? मतलब कहीं ना कहीं हमको तो अच्छा नहीं, वहाँ ऐसा बिल्कुल है ऐसा नहीं नहीं। होता, हाँ। हमको जो दिखाया जाता है, हाँ, हमको क्या दिखाया जा रहा है मूवीज़ में, और वहाँ जाओगे तो हर कोई ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी लोग कमिटेड है, वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं, फैमिलीज़ में लॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, काफ़ी टाइम से हैं। ऐसा नहीं कि आज शादी हुई कल ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमको दिखाया यही सब चीज़ें जाती है ना, और जो हम देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। मैम ने एक बात बोली कि संस्कृति को मेंटेन। अब जब ये लोग जो वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं ना, ये नहीं सोच रहे वेस्टर्न उनका छोड़ो, उनकी, अब तुम खुद को रिलेट करोगे ना कि भाई मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ, मैं भी यही कल्चर। तुम एक तो अपने कल्चर को छोड़ रहे हो, हम इंडियन हैं, हम अपनी संस्कृति हमारी अलग है, हमारी फैमिली वैल्यूज अलग है। बहुत लोग तो फैमिली के साथ भी नहीं रहते, तुम तो रहते हो, तुम तो उन्हीं के खर्चे पे पल रहे हो। वो धीरे धीरे हमको अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारा हाँ। जैसे योगा स्टाइल सब कुछ वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम अपनी संस्कृति छोड़ के चले गए। वो गलत है। तो ये मेरी मतलब बहुत दिन से चलती है बात दिमाग में कि जो भी लोग, तुम स्पेशली मैं फील करता हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो तुम अपने घर पे नहीं करते ना, वो यहाँ भी मत करो। नहीं, ये दोनों के लिए, आई डिसएग्री, खाली लड़कियों के मतलब लिए उनके लिए दोनों लड़का के लिए। लड़की दोनों के लिए। दोनों के लिए है। कट कर देंगे ये मेरा वाला पॉइंट थोड़ा कट कर देंगे। कि
संस्कृति को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें। बिल्कुल। और तुम इस चीज़ को कितना ही डिनाई कर लो इस फैक्ट को, पर हम एक अच्छी दूसरी तरह की सोसाइटी में रहते हैं, और जहाँ मतलब मैम ने बोला कि ये वाला जो कल्चर है सिगरेट स्मोकिंग जो लड़कियां भी आजकल कर रही हैं उनकी फिजिकल हेल्थ पे तो अफेक्ट करेगा 100%, पर जो सोसाइटी है ना उनका एक व्यू पॉइंट भी बदलता है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हर कोई सीखे तो अच्छी बात है। बाकी इसके साथ हम इस शो का एंड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए छुट्टी के दिन, और बहुत अच्छी अच्छी बात लगा है। तुम्हें बात करके, तुम लोग के साथ क्लास के बियॉन्ड बात करके। एंड आई कैन स्पीक ऑन इश्यूज रिलेटेड टू यंग जनरेशन, जैसे हम लोग आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ यंग जनरेशन, उससे रिलेटेड हम कुछ भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए मैं हमेशा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैम आप जब ये वीडियो हम आपको भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, तो आप अपने स्टेटस स्टोरीज पे ग्रुप्स में अगर आप Free फॉलो करेंगे promotion। तो अच्छा लगेगा।